अध्याय एक दुष्स्वप्न शुरू होता है। पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी बेंच पर एक कमजोर सा नौजवान बैठा था, जिसकी त्वचा गोरी और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके हाथों में कॉफी का एक कप था, उसकी तरह सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं जो उसके जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मिलती थी, बल्कि असली कॉफी। ये प्लांट बेस्ड कॉफी, जो आमतौर पर सिर्फ उच्च पदस्थ नागरिकों को ही मिलती है, उसकी ज्यादातर जमा पूंजी खर्च कर चुकी थी। लेकिन इस खास दिन सनी ने खुद को लाड़ प्यार करने का फैसला किया। आखिरकार उसका जीवन समाप्त होने वाला था। उस शानदार पे की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने प्याला उठाया और उसकी खुशबू का आनंद लिया। फिर हिचकिचाते हुए उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। आह, कितना कड़वा! कॉफी के प्याले को गौर से देखते हुए सनी ने आह भरी और खुद को और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वी हो या ना हो, वह अपने पैसों का पूरा मूल्य पाने के लिए दृढ़ था, स्वाद कलिकाओं की परवाह किए बिना। मुझे असली मांस का एक टुकड़ा खरीदना चाहिए था। कौन जानता था कि असली कॉफी इतनी घिनौनी होती है। खैर, कम से कम यह मुझे जगाए रखेगी। वह दूर तक देखता रहा, ऊँघने लगा और फिर जागने के लिए उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। छी, क्या ठगी है! सिर हिलाते और गालियां देते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस इलाके में रहने वाले अमीर लोग काम पर जाते हुए उस छोटे से पार्क के पास से भाग रहे थे और उसे अजीबोगरीब भावों से घूर रहे थे। सस्ते कपड़ों और नींद की कमी से थका हुआ, अस्वस्थ रूप से दुबला पतला और पीला सा दिखने वाला सनी वाकई यहाँ अपनी जगह से बाहर था। और तो और सब बहुत लंबे लग रहे थे। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या से देखते हुए उसने कप कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे लगता है कि दिन में 3 बार पूरा भोजन करने से आपके साथ ऐसा ही होगा। कप कूड़ेदान से थोड़ा चूककर जमीन पर गिर गया। सनी ने झुंझलाहट से आंखें घुमाई, पास जाकर उसे उठाया और ध्यान से कूड़ेदान में डाल दिया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह सड़क पार करके पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। अंदर एक थका हुआ सा दिखने वाला अधिकारी उसे सरसरी निगाह से देखता हुआ स्पष्ट रूप से अरुचि से भर गया। क्या तुम खो गए हो, लड़के? सनी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, दीवारों पर मजबूत कवच प्लेटें और छत में बेढंगे ढंग से छिपे बुर्जों को देखा। अधिकारी भी बदमिजाज और बदमिजाज लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन तो वैसे ही रहते हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने अपना गला साफ किया। ओह नहीं! फिर उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया और कहा, जैसा कि तीसरे विशेष निर्देश में मांग की गई है, मैं यहाँ दुष्स्वप्न मंत्र के वाहक के रूप में खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूँ। अधिकारी का चेहरा तुरंत चिढ़ से चिंता में बदल गया। उसने एक बार फिर उस युवक को गौर से देखा, इस बार गहरी नजर से। क्या आप निश्चित हैं कि आप संक्रमित हैं? आप में लक्षण कब दिखने शुरू हुए? सनी ने कंधे उचका दिए। 1 सप्ताह पहले। अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। अरे! फिर जल्दी से उसने अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, ध्यान दें, लॉबी में कोड ब्लैक है। मैं दोहराता हूँ, कोड ब्लैक। तारांकन तारांकन तारांकन। दुष्स्वप्न मंत्र पहली बार दुनिया में कुछ दशक पहले दिखाई दिया था। उस समय ग्रह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद के संसाधन युद्धों की एक श्रृंखला से उबरना शुरू ही कर रहा था। पहले तो लाखों लोगों को लगातार थकान और नींद आने की शिकायत करने वाली एक नई बीमारी के उभरने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब वे अप्राकृतिक नींद में डूबने लगे और कई दिनों बाद भी उनके जागने का कोई संकेत नहीं दिखा, तो सरकारें घबरा गईं। बेशक तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ऐसा नहीं था कि जल्दी प्रतिक्रिया से कोई फर्क पड़ता। जब संक्रमित लोग नींद में मरने लगे, उनके शव राक्षसों में बदलने लगे, तो कोई भी तैयार नहीं था। दुष्स्वप्न जीवों ने तेजी से राष्ट्रीय सेनाओं पर कब्जा कर लिया, जिससे दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूब गई। कोई नहीं जानता था कि यह जादू क्या है, इसमें क्या शक्तियां हैं, तथा इसे कैसे लड़ा जाए। अंततः जागृत लोगों ने, जो जादू के पहले परीक्षणों से बच गए और जीवित वापस आ गए, इसके उत्पात को रोक दिया। अपने दुष्स्वप्नों में अर्जित चमत्कारी क्षमताओं से लैस होकर उन्होंने शांति बहाल की और एक नई व्यवस्था का आभास दिया। बेशक ये जादू से आए आपदाओं में से सिर्फ पहली थी। लेकिन जहां तक सनी का सवाल है, इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल नहीं, यानी जब उसे पहली बार जागने में दिक्कत होने लगी थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जादू द्वारा चुना जाना जितना एक अवसर था, उतना ही जोखिम भी। बच्चे स्कूल में ही जीवित रहने के कौशल और युद्ध तकनीक सीखते थे, इस डर से कि कहीं वे संक्रमित न हो जाएं। धनी परिवार अपने बच्चों को हर तरह की मार्शल आर्ट सिखाने के लिए निजी ट्यूटर रखते थे। जागृत कुलों के लोगों को शक्तिशाली विरासतों तक भी पहुंच प्राप्त थी,
और स्वप्न लोक में अपनी पहली यात्रा में ही उन्हें विरासत में मिली स्मृतियां और प्रतिध्वनियां प्राप्त हो जाती थीं। आपका परिवार जितना अमीर होगा, आपके जीवित रहने और जागृत होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन सनी के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जो अपना ज्यादातर समय स्कूल जाने के बजाय खाने की तलाश में बिताता था, स्पेल द्वारा चुना जाना कोई खास मौका नहीं था। उसके लिए यह असल में मौत की सजा थी। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ मिनट बाद सनी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिसकर्मी उसे बेड़ियों में जकड़ने में व्यस्त थे। जल्द ही उसे एक भारी भरकम कुर्सी पर बिठा दिया गया, जो अस्पताल के बिस्तर और यातना देने वाले उपकरण का अजीब मिश्रण लग रही थी। जिस कमरे में वे थे, वह पुलिस स्टेशन के तहखाने में था, जिसकी दीवारें मोटी बख्तरबंद थीं और एक भयानक सा दिखने वाला तिजोरी का दरवाजा था। दूसरे पुलिस वाले दीवारों के पास खड़े थे, उनके हाथों में स्वचालित राइफलें थीं और उनके चेहरों पर गंभीर भाव थे। सनी को उनकी कोई खास परवाह नहीं थी, बस यही सोच रहा था कि उसे कितना सोना है। आखिरकार तिजोरी का दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद बालों वाला पुलिस वाला अंदर आया। उसका चेहरा अनुभवी और आंखें सख्त थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में बहुत सी भयानक चीज़ें देखी हों। बेड़ियों की जांच करने के बाद पुलिस वाले ने जल्दी से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और फिर सनी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर असहजता से हिलने लगी। सूर्यविहीन। बूढ़े पुलिसकर्मी ने भौहें उठाईं। सनलेस, ये तो अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने में असमर्थ हो गया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरा तो एक नाम है। बाहरी इलाकों में तो हर किसी का एक नाम भी नहीं होता। एक और जम्हाई लेने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। मेरी माँ की आत्मा काव्य में थी, देखिए, इसीलिए उसे यह अजीब सा नाम मिला और उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा गया। कम से कम तब तो जब वह उनके साथ रहती थी। यह उसकी काव्यात्मक कल्पना का नतीजा था या सिर्फ आलस्य का, उसे समझ नहीं आ रहा था। बूढ़ा पुलिसवाला गुर्राया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस अपना सिर हिलाया। वहां कोई नहीं है, परेशान मत हो। एक पल के लिए पुलिसवाले के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर तक जाग सकते हो? ओह, ज्यादा देर नहीं, पुलिसवाले ने आह भरी। तो हमारे पास पूरी प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। जितना हो सके उतना देर तक विरोध करने की कोशिश करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए कहा। आप दुस्वप्न मंत्र के बारे में कितना जानते हैं? सनी ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुझे लगता है किसी को भी उतना ही। मंत्र के बारे में कौन नहीं जानता? सभी मरीज तुरंत कम करना चाहते हैं ब्लड शुगर तो ये खरीदें। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। नाटकों में दिखने वाली और प्रचार कार्यक्रमों में सुनी जाने वाली आकर्षक बातें नहीं। मेरा मतलब है कि आप वास्तव में कितना जानते हैं? यह एक कठिन प्रश्न था जिसका उत्तर देना कठिन था। क्या मैं स्वप्न लोक में जाकर कुछ राक्षसों को मारकर प्रथम दुस्वप्न को पूरा नहीं कर सकता, जादुई शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकता और जागृत नहीं हो सकता? बूढ़े पुलिसवाले ने अपना सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें अपने पहले दुस्वप्न के अंदर ले जाया जाएगा। दुस्वप्न जादू द्वारा उत्पन्न परीक्षाएं हैं। एक बार अंदर जाने पर तुम राक्षसों से तो मिलोगे ही, लेकिन तुम लोगों से भी मिलोगे। याद रखो, वे असली नहीं हैं, वे बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बनाए गए भ्रम हैं। आपको कैसे मालूम? पुलिसवाला बस उसे देखता रहा। मेरा मतलब है, कोई भी नहीं समझता कि जादू क्या है और यह कैसे काम करता है ना? तो आप कैसे जानते हैं कि वे असली नहीं हैं? तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़ेगा, बच्चे। इसलिए अपने आप पर एक एहसान करो और उन्हें बस भ्रम समझो। ओह, बूढ़े पुलिसकर्मी ने एक क्षण प्रतीक्षा की, फिर सिर हिलाया और आगे बोला। पहले दुस्वप्न के बारे में बहुत सी बातें भाग्य पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर यह बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। आप जिस परिस्थिति में हैं, आपके पास जो उपकरण हैं और जिन जीवों को आपको हराना है, वे कम से कम आपकी क्षमताओं के दायरे में होने चाहिए। आखिरकार जादू परीक्षाओं का आयोजन करता है, मृत्युदंड का नहीं। आप थोड़े वंचित हैं, खैर, अपनी परिस्थितियों के कारण, लेकिन बाहरी इलाकों के बच्चे मजबूत होते हैं। अभी हार मत मानो। ओह, सनी को नींद आने लगी थी। बातचीत समझ पाना मुश्किल हो रहा था। तुमने जिन जादुई शक्तियों का जिक्र किया है, अगर तुम दुस्वप्न के अंत तक जीवित रहोगे तो तुम्हें वे जरूर मिलेंगी।
ये शक्तियाँ क्या होंगी, ये तुम्हारी स्वाभाविक रुचि और परीक्षण के दौरान तुम्हारे किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। लेकिन इनमें से कुछ शक्तियाँ शुरू से ही तुम्हारे पास होंगी। बूढ़े पुलिस वाले की आवाज़ दूर से आती सुनाई दे रही थी। सनी की पलकें इतनी भारी हो गई थी कि उसे आंखें खुली रखने में मुश्किल हो रही थी। याद रखें, दुस्वप्न के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपने गुणों और पहलू की जांच करनी होगी। अगर आपको कोई युद्ध उन्मुख पहलू मिल जाए, जैसे तलवारबाज या धनुर्धर, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर उसे किसी भौतिक गुण से मजबूत किया जाए तो और भी बेहतर है। युद्ध संबंधी पहलू सबसे आम है, इसलिए एक मिलने की संभावना ज्यादा होती है। बख्तरबंद कमरा धुंधला होता जा रहा था। अगर आप बदकिस्मत हैं और आपके पहलू का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो निराश न हों। जादू टोना और उपयोगिता पहलू अपने अपने तरीके से उपयोगी होते हैं, बस आपको इसके बारे में समझदारी से काम लेना होगा। वास्तव में कोई भी पहलू बेकार नहीं होता, लगभग, इसलिए जीवित रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम बच गए तो तुम जागृत होने के आधे रास्ते पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम एक दुस्वप्न प्राणी के वास्तविक दुनिया में प्रकट होने का द्वार खोल दोगे। इसका मतलब है कि मुझे और मेरे साथियों को इससे निपटना होगा। इसलिए कृपया मत मरना, सिनलेस। पहले से ही आधी नींद में सोए सनी को पुलिस वाले की बातें थोड़ी अटपटी लगी। या कम से कम तुरंत मरने की कोशिश मत करो। निकटतम जागृत कुछ घंटों तक यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए हम वास्तव में इसकी सराहना करेंगे यदि आप हमें उस चीज से लड़ने के लिए मजबूर न करें। क्या? इस अंतिम विचार के साथ सनी अंततः गहरी नींद में सो गई। सब कुछ काला हो गया और तभी अंधेरे में एक धीमी सी जानी पहचानी आवाज गूंजी। आकांक्षी, दुस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपने पहले परीक्षण की तैयारी करें। अध्याय 2 गुलाम कारवां। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा, नुकीला और एकाकी। ये पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना बना रहा था, अपनी तीखी धारों से रात के आकाश को चीरता हुआ। एक चमकता चांद इसकी ढलानों को भूतिया फीकी रोशनी में नहला रहा था। एक ढलान पर एक पुरानी सड़क के अवशेष चट्टानों से जिद से चिपके हुए थे। जगह जगह बर्फ के बीच से जर्जर पक्के पत्थर दिखाई दे रहे थे। सड़क के दाईं ओर एक खड़ी चट्टान एक अभेद्य दीवार की तरह उभरी हुई थी। बाईं ओर शून्यता का एक खामोश काला सागर एक अंतहीन पतन का संकेत दे रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थी, शक्तिहीन क्रोध में चीख रही थी। अचानक चांद क्षितिज पर डूब गया। सूरज पश्चिम से निकला, आकाश में चमका और पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछलकर बादलों की गोद में लौट गए। सनी को एहसास हुआ कि वो समय को उल्टा देख रहा है। एक पल में सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ पिघल गई, जिससे पुराना रास्ता खुल गया। सनी की पीठ में ठंडक दौड़ गई जब उसने जमीन पर बिखरी इंसानी हड्डियों को देखा। एक पल बाद हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक गुलामों का कारवां दिखाई दिया, जो जंजीरों की गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ रहा था। समय धीमा हुआ, रुका और फिर अपनी सामान्य गति पर आ गया। आकांक्षी, दुस्वप्न मंत्र में आपका स्वागत है। अपने पहले परीक्षण की तैयारी करें। यह क्या बकवास है? कदम कदम, एक और कदम। सनी के खून से लथपथ पैरों में एक हल्का सा दर्द फैल रहा था। वह ठंड से कांप रहा था। उसकी फटी हुई अंगरखी कड़कती हवा के आगे लगभग बेकार हो गई थी। उसकी कलाइयां ही पीड़ा का मुख्य कारण थीं, लोहे की बेड़ियों से बुरी तरह घायल। हर बार जब ठंडी धातु उसकी टूटी हुई त्वचा को छूती तो एक तेज दर्द होता। ये कैसी स्थिति है? सनी ने ऊपर नीचे देखा तो सड़क पर एक लंबी जंजीर लटकी हुई थी, जिसमें दर्जनों खोखली आंखों वाले लोग, बिल्कुल उसके जैसे गुलाम, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके आगे चौड़े कंधों और खून से सनी पीठ वाला एक आदमी नपी तुली चाल से चल रहा था। उसके पीछे एक धूर्त सा दिखने वाला, तेज, हताश आंखों वाला आदमी धीरे धीरे एक ऐसी भाषा में गालियां दे रहा था जो सनी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी किसी तरह समझ रहा था। बीच बीच में पुराने जमाने के कवच पहने हथियारबंद घुड़सवार गुजरते और गुलामों को डराने वाली नजरों से देखते। आप इसे चाहे जिस भी नजरिए से देखें, हालात वाकई बहुत बुरे थे। सनी घबराई हुई से ज्यादा हैरान थी। सच तो यह है कि ये हालात पहले दुस्वप्नों जैसे नहीं थे। आमतौर पर नए चुने गए उम्मीदवार खुद को ऐसी स्थिति में पाते थे जहां उन्हें काफी स्वतंत्रता मिलती थी। वे विशेषाधिकार प्राप्त या योद्धा जातियों के सदस्य बन जाते थे, जिनके पास जरूरी हथियार होते थे ताकि कम से कम किसी भी संघर्ष से निपटने की कोशिश की जा सके। एक शक्तिहीन गुलाम के रूप में
जंजीरों में जकड़े और पहले से ही आधे मृत के रूप में जीवन शुरू करना आदर्श से उतना दूर था जितना कोई कल्पना कर सकता है। हालांकि यह मंत्र जितना चुनौती से भरा था उतना ही संतुलन से भी जुड़ा था। जैसा कि उस बूढ़े पुलिस वाले ने कहा था, ये परीक्षाएं पैदा करता है, फांसी नहीं। इसलिए सनी को पूरा यकीन था कि इस निराशाजनक शुरुआत का मुकाबला करने के लिए यह उसे कुछ अच्छा इनाम देगा, कम से कम एक शक्तिशाली पहलू तो जरूर। चलो देखते हैं मैं ये कैसे करूं। बचपन में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय वेबटून याद करते हुए सनी ने ध्यान केंद्रित किया और स्थिति, स्वयं और सूचना जैसे शब्दों के बारे में सोचा। सचमुच जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने हवा में झिलमिलाते रून प्रकट हो गए। एक बार फिर, हालांकि वह इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, फिर भी इसके पीछे का अर्थ किसी न किसी तरह स्पष्ट था। उसने जल्दी ही अपने पहलू का वर्णन करने वाला रून ढूंढ लिया और अंततः अपना संयम खो दिया। क्या असल में क्या बकवास है। तारांकन तारांकन तारांकन। नाम सिनलेस, वास्तविक नाम रैंक आकांक्षी, आत्मा कोर निष्क्रिय, यादें प्रतिध्वनियां, विशेषताएं भाग्यशाली, दिव्यता का चिन्ह, छाया का बच्चा। पहलू मंदिर दास। पहलू विवरण गुलाम एक बेकार दुष्ट है जिसके पास कोई उल्लेखनीय कौशल या योग्यता नहीं है। मंदिर का गुलाम भी वैसा ही होता है, बस थोड़ा दुर्लभ होता है। सनी अवाक होकर रून्स को घूरता रहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो बस कुछ देख रहा है। यकीनन वो इतना बदकिस्मत तो नहीं हो सकता है ना, कोई बेकार पहलू नहीं मेरी गांड। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसके कदमों की लय बिगड़ गई और वह लड़खड़ा गया, जिससे उसके वजन से चेन नीचे गिर गई। फौरन उसके पीछे खड़ा चालाक आदमी चिल्लाया, रंडी की कमीनी, देखो तुम कहाँ जा रही हो। सनी ने जल्दी से उन रूनों को हटा दिया जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे और अपना संतुलन ठीक करने की कोशिश की। एक पल बाद वह फिर से स्थिर चलने लगा, हालांकि इससे पहले उसने अनजाने में एक बार फिर चेन खींच ली थी। तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सनी के सामने खड़ा चौड़े कंधों वाला आदमी बिना सिर घुमाए हंस पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। क्यों परेशान हो, कमजोर तो सूर्योदय तक वैसे भी मर ही जाएगा, पहाड़ उसे मार डालेगा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, ये तुम्हें और मुझे भी मार डालेगा, बस थोड़ी देर बाद। मुझे सच में नहीं पता कि इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं जो हमें इस ठंड में धकेल रहे हैं। वह चालाक आदमी हौंफने लगा, खुद बोलो मूर्ख, मैं बचने की योजना बना रहा हूँ। सनी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और दोबारा न गिरने पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी आकर्षक जोड़ी है। अचानक कहीं पीछे से एक तीसरी आवाज बातचीत में शामिल हुई। यह आवाज कोमल और बुद्धिमान लग रही थी। ये पहाड़ी दर्रा आमतौर पर साल के इस समय काफी गर्म होता है। हमारी किस्मत बहुत खराब थी। इसके अलावा मैं आपको इस लड़के को नुकसान पहुंचाने से बचने की सलाह दूंगा। ऐसा क्यों? सनी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और सुनने लगा। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? वह हमारी तरह नहीं है जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण गुलामी में पड़ गए। वह एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था, सटीक रूप से कहें तो एक मंदिर का गुलाम। कुछ समय पहले साम्राज्यवादियों ने छाया देवता के आखिरी मंदिर को नष्ट कर दिया था। मुझे संदेह है कि इसी तरह वह लड़का यहाँ पहुंचा होगा। चौड़े कंधों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हुआ? हमें एक आधे भूले हुए कमजोर भगवान से क्यों डरना चाहिए? वह तो अपने मंदिरों को भी नहीं बचा सका। साम्राज्य शक्तिशाली युद्ध देवता द्वारा संरक्षित है। बेशक वे कुछ मंदिरों को जलाने से नहीं डरते, लेकिन हम यहाँ किसी भी चीज या व्यक्ति द्वारा संरक्षित नहीं हैं। क्या आप सचमुच किसी देवता को नाराज करने का जोखिम उठाना चाहते हैं? चौड़े कंधों वाला आदमी जवाब देने को तैयार न होते हुए भी बड़बड़ाया। उनकी बातचीत एक खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार एक युवा सैनिक ने रोक दी। एक साधारण चमड़े का कवच पहने, भाले और छोटी तलवार से लैस, वह गरिमा में और कुलीन लग रहा था। सनी को चिढ़ हुई, क्योंकि वह कमीना वाकई बहुत सुंदर भी था। अगर यह कोई ऐतिहासिक नाटक होता तो सैनिक जरूर मुख्य पात्र होता। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई विशेष धमकी नहीं थी, यहाँ तक कि चिंता जैसी कोई बात भी नहीं थी। पब फ्यूचर एड्स। जब सभी लोग हिचकिचाने लगे तो मधुर आवाज वाले दास ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सर, हम सब बस थके हुए हैं और ठंड लग रही है, खासकर हमारे उस युवा दोस्त को। इतने कम उम्र के व्यक्ति के लिए ये सफर वाकई बहुत कठिन है। सिपाही ने सनी को दया से देखा। क्या देख रहे हो? तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। सनी ने सोचा, बेशक
उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा। सिपाही ने आह भरी और अपनी बैग से एक फ्लास्क निकाला और उसे सनी की ओर बढ़ा दिया। थोड़ा और सहन करो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे। अभी यहीं थोड़ा पानी पी लो। बच्चा कुपोषण के कारण अपने दुबले पतले शरीर और छोटे कद के कारण सनी को अक्सर कोई छोटा समझ लेता था। आमतौर पर वह इसका फायदा उठाने से नहीं हिचकिचाता था, लेकिन अब किसी वजह से बच्चा कहलाना उसे बहुत परेशान करता था। फिर भी वह सचमुच प्यासा था। वह कुप्पी उठाने ही वाला था कि हवा में एक कोड़ा फटा और सनी को अचानक बहुत दर्द हुआ। वह लड़खड़ा गया। एक बार फिर जंजीर खींच गई और उसके पीछे बैठा चालाक गुलाम गालियां देने लगा। एक और सिपाही, जो उम्र में ज्यादा और गुस्से में था, ने अपना घोड़ा कुछ कदम पीछे रोक लिया। जिस चाबुक ने सनी के अंगरखे के पिछले हिस्से को चीरकर खून बहाया था, वह उसी का था। गुलामों की तरफ देखे बिना ही उस बुजुर्ग सिपाही ने अपने छोटे साथी को तिरस्कार भरी नजरों से घूरा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? युवा सैनिक का चेहरा काला पड़ गया। मैं तो बस इस लड़के को पानी पिला रहा था। जब हम शिविर लगाएंगे तो उसे बाकी लोगों के साथ पानी मिलेगा। लेकिन अपना मुंह बंद करो, ये गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? ये इंसान भी नहीं हैं। इनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करो तो ये कल्पनाएं करने लगेंगे। युवा सैनिक ने सनी की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और फ्लास्क को वापस अपनी बेल्ट पर रख लिया। मुझे दोबारा गुलामों से दोस्ती करते हुए मत पकड़ना, न सीखिए, वरना अगली बार मेरी चाबुक तुम्हारी पीठ पर पड़ेगी। मानो अपना इरादा जाहिर करने के लिए बुजुर्ग सिपाही ने हवा में कोड़ा फटकारा और धमकी और गुस्से का इजहार करते हुए उनके आगे निकल गया। सनी ने उसे छिपे हुए द्वेष से जाते हुए देखा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पहले तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और युवा सैनिक की ओर देखा, जो अभी भी अपना सिर झुकाए पीछे छूट रहा था। और आप दूसरे नंबर पर। अध्याय 3 भाग्य के तार। उसके बाद कुछ मिनटों तक सनी उदास रहा, लेकिन फिर उसने खुद को इससे बाहर निकाला और गहरी सांस लेते हुए ताज़ी हवा का आनंद लेने की कोशिश की। दरअसल असल दुनिया में ऐसी हवा मिलना मुश्किल था। सूक्ष्म धूल और दूसरे प्रदूषकों ने उसे रूखा और अप्रिय बना दिया था। बाहरी इलाकों की आम बदबू का तो कहना ही क्या। शहर के अच्छे इलाकों में अत्याधुनिक फिल्टरेशन सिस्टम पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, हालांकि फिल्टर की गई हवा का स्वाद निष्फल और स्थिर था। केवल बहुत अमीर लोगों को ही सचमुच सुखद सांस लेने की सुविधा थी, और यहाँ वह दूसरी पीढ़ी के चाबोल की तरह असीमित मात्रा में शुद्ध स्वादिष्ट हवा का आनंद लेने में सक्षम था। सचमुच मंत्र द्वारा चुने जाने के अपने फायदे हैं। काश भयंकर सर्दी न होती, उसके पैरों में दर्द न होता और उसकी कलाई और पीठ में पीड़ा न होती। गुलामों का कारवां धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा गुलाम लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरते रहे। एक दो बार जो अब चल नहीं सकते थे, उन्हें जंजीरों से उतारकर बेतरतीब ढंग से सड़क से नीचे बाईं ओर बनी खाई में फेंक दिया गया। सनी ने उन्हें गिरते हुए थोड़ी करुणा से देखा। बेचारे लोग, शांति से आराम करो, तुम दयनीय आत्माएं। कुल मिलाकर वह अच्छे मूड में था। इस भयावह दुर्स्वप्न के बीच अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन शुक्र है कि सनी के पास खुद को इस स्थिति के लिए तैयार करने का समय था। जब जादू के लक्षण पहली बार दिखाई दिए तो उसने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला। 17 साल की उम्र से पहले ही मर जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई आसानी से निपट सके। लेकिन आखिरकार सनी को इस बात को स्वीकार करने में बस कुछ ही दिन लगे। अपने माता पिता के अस्थायी विश्राम स्थल पर जाने के बाद, दरअसल चूंकि वह इतना गरीब था कि उस स्मारक स्थल में सबसे सस्ता स्थान भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने एक पुराने पेड़ पर बस 2 पंक्तियां खुदवाईं और अपने लिए एक तीसरी पंक्ति जोड़ दी। सनी अचानक निश्चिंत और बेफिक्र हो गया। आखिरकार अब उसे पैसे कमाने, खाने का इंतजाम करने, अपनी सुरक्षा करने और भविष्य की योजना बनाने की चिंता नहीं थी। जब सबसे बुरा हो ही गया तो फिर डरने की क्या बात थी। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलिक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए गुलाम बनना और धीरे धीरे ठंड से मर जाना कोई बड़ा झटका नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, सिर्फ इसलिए कि वह पहले ही देख चुका था कि पहाड़ पर आगे कारवां का क्या हश्र होने वाला है। जमीन पर बिखरी हड्डियों का चित्र अभी भी उसके जहन में ताज़ा था। ज्यादातर ये राक्षसों का एक झुंड था जो कारवां को तबाह करने वाला था, और देखने से लग रहा था कि हमला कुछ ही घंटों में होने वाला था, कुछ दिनों में नहीं। तो उसके पास अभी भी एक मौका था।
इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने अपनी स्थिति पर एक बार फिर गौर करने का फैसला किया और रूनो को फिर से बुलाया। पिछली बार वह पहलू से बहुत नाराज था और उसने गुणों का ठीक से अध्ययन नहीं किया था। हालांकि किसी के पहलू जितना महत्वपूर्ण नहीं, गुण अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक कारक होते थे। वे व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और रुचियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कभी कभी निष्क्रिय क्षमताएं और प्रभाव भी प्रदान करते थे। भाग्यवान विशेषता विवरण। भाग्य की डोर आपके चारों ओर कसकर लिपटी हुई है। आपकी उपस्थिति से अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं। कुछ लोग धन्य होते हैं और कुछ लोग शापित होते हैं, लेकिन दोनों ही दुर्लभ हैं। दिव्यता का चिन्ह। विशेषता विवरण। आप में दिव्यता की हल्की सी गंध है, मानो बहुत समय पहले किसी ने इसे स्पर्श किया हो। छाया का बच्चा। विशेषता विवरण। छाया आपको अपने में से एक के रूप में पहचानती है। दिलचस्प। सनी ने तुरंत ही पहली विशेषता, भाग्यशाली, को अपनी इस दुर्दशा का मुख्य कारण मान लिया। पहली नज़र में ऐसा लगा कि उसके लिए एक निश्चित नियति लिखी है, जैसे बुरी तरह मरना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि भाग्यशाली होने का मतलब बस इतना था कि उसके आसपास होने पर असंभव चीजें घटित होने की संभावना ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि इस तरह से मैं एक अत्यंत दुर्लभ और बेकार पहलू को प्राप्त करने में कामयाब रहा, और वह भी इसका एक अजीब रूप। अगर भाग्य उसका जन्मजात गुण था, तो बाकी दो मंदिर दास पहलू से आए थे। दिव्यता का चिन्ह ज्यादा सीधा साधा था। ये स्वप्न लोक के अंदर कुछ पवित्र स्थानों में प्रवेश की अनुमति देता था और कई प्रकार के जादू टोने को बढ़ाता था। चूंकि वहां कोई पवित्र स्थान नहीं था और सनी के पहलू का जादू टोने से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये भी बेकार था। छायाओं का बच्चा एक अजीब चीज थी। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और न ही उसे पता था कि यह क्या करता है, कम से कम तब तक नहीं जब तक सूरज पहाड़ के पीछे छिप नहीं गया और आसमान अंधेरा होने लगा। उसे हैरानी हुई जब सनी ने खुद को अंधेरे में बिल्कुल ठीक से देख पा रहा था, मानो अभी भी दिन जैसा उजाला हो। सिर्फ इस क्षमता का मजाक उड़ाने जैसा कुछ नहीं था, और यह बहुत संभव था कि परछाइयां उसे कुछ और मगर अनजान उपहारों से पुरस्कृत करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। सोच रहा हूँ कि कारवां रोको, डेरा डालने की तैयारी करो। प्रधान सैनिक के आदेश का पालन करते हुए दास रुक गए और कांपते और थके हुए जमीन पर गिर पड़े। सड़क के चौड़े होने के स्थान पर एक छोटा सा खुला स्थान, एक उभरे हुए पत्थर के ढेर से हवा से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन फिर भी वहां आराम से आराम करना बहुत मुश्किल था। सैनिक दासों को एक घेरे में इकट्ठा करने, उन्हें गर्मी बांटने के लिए मजबूर करने और शिविर के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाने में व्यस्त हो गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने घोड़ों की देखभाल भी की। भोजन, पानी और अन्य सामान ले जा रहा भारी वाहन, जिसकी मुख्य जंजीर मजबूती से लगी हुई थी, हवा को रोकने के लिए आगे की ओर धकेला गया। इधर उधर देखते हुए सनी ने देखा कि सामने वाला युवा सैनिक पहाड़ को देख रहा था और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। कितना अजीब आदमी है। जल्द ही अलाव धधकने लगा। ताकतवर गुलाम आग के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सनी जैसे कमजोर गुलाम घेरे के बाहरी छोर पर अपनी पीठ ठिठुरते हुए बैठे थे। बेशक किसी भी तरह की हलचल इस बात से बाधित थी कि वे अभी भी जंजीरों से बंधे हुए थे। यही वजह थी कि चौड़े कंधों वाला वह जाना पहचाना गुलाम लौ के करीब पहुंचने की अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। धिक्कार है इंपीरियल्स पर, वह स्पष्ट रूप से चिढ़कर फुसफुसाया। सैनिक गुलामों के बीच बीच में घूमते रहे और उन्हें पानी और खाना देते रहे। सनी को भी बाकियों की तरह बर्फीले पानी के कुछ घूंट और पत्थर जैसी सख्त फफूंद लगी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। बेस्वाद दिखने के बावजूद उसने खुद को पूरी रोटी खाने के लिए मजबूर किया, ताकि वह पहले जैसा ही भूखा रह जाए। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे चल रहा चालाक गुलाम व्यथित होकर इधर उधर देखने लगा। सभी देवताओं की कसम, वे मुझे काल कोठरी में भी बेहतर खाना खिलाते थे। डायबिटीज मरीज तुरंत कम करना चाहते हैं ब्लड शुगर तो ये आजमाएं। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। वह हताश होकर जमीन पर थूकने लगा, और हम में से अधिकांश निर्दोष लोग भी कालकोठरी में फांसी पर चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनसे कुछ कदम दूर, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और नुकीली चट्टानें शुरू होती थीं, बर्फ से चटक लाल जामुन उग रहे थे। सनी ने उन्हें पहले भी देखा था, सड़क पर इधर उधर झुंड में, और यह भी देखा था कि सफेदी के सामने वे लचीले फल कितने सुंदर लग रहे थे। चतुरदास की आंखें चमक उठी जब वह चारों पैरों पर रेंगकर जामुन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था।
मैं तुम्हें इन्हें खाने से मना करूंगा दोस्त। ये फिर से वही मधुर आवाज वाला गुलाम था। सनी ने मुड़कर देखा और आखिरकार उसे पहली बार असल में देखा। ये 40 साल का एक लंबा, दुबला पतला और अजीब तरह से सुंदर आदमी था, और एक विद्वान जैसा गरिमा में रूप लिए हुए था। उसके जैसा आदमी गुलाम कैसे बना, यह एक रहस्य था। फिर भी वह वहां था। तुम और तुम्हारी सलाह फिर से। क्या? क्यों? विद्वान ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया। इन बेरियों को ब्लडबेन कहा जाता है। ये उन जगहों पर उगती है जहां मानव रक्त बहाया गया था। यही कारण है कि दास व्यापार मार्गों पर हमेशा इनकी भरमार रहती है। तो क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने आह भरी। ब्लडबेन जहरीला होता है। कुछ जामुन एक वयस्क व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। शाप। चालाक गुलाम पीछे हटा और विद्वान को घूरने लगा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इधर उधर देखते हुए उसने आखिरकार शिविर की जगह पहचान ली, जहां दुष्स्वप्न की शुरुआत में उसके दर्शन में गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। और वह शर्त लगाने को तैयार था कि जिसने भी उन सबको मारा है वह जल्द ही घटित होने वाला है। मानो उसके विचारों का उत्तर देने के लिए ऊपर से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई, और अगले ही पल आसमान से कोई विशालकाय चीज टूटकर गिरी। अध्याय 4 पर्वत राजा। गरजती हुई आवाज की दिशा में मुड़ते हुए कई गुलामों ने अपने सिर ऊपर उठाए और देखा कि ऊपर से पत्थर और बर्फ के भारी टुकड़े उन पर बरस रहे हैं। वे तुरंत घबरा गए और चीखों की गड़गड़ाहट के साथ दूर भागने लगे। मोटी जंजीर में उलझे गुलामों के काले पत्थरों पर परछाइयां खुशी से नाच रही थीं और वे जमीन पर गिर रहे थे और दूसरों को भी अपने साथ खींच रहे थे। सनी उन गिने चुने लोगों में से एक था जो सीधा खड़ा रहा, क्योंकि वह ऐसी किसी घटना के लिए तैयार था। शांत और संयमित होकर उसने रात के आकाश को देखा। उसकी गुण प्रधान आंखें अंधेरे को चीरती हुई और एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल एक आदमी के धड़ के आकार का बर्फ का टुकड़ा उसके ठीक सामने जमीन पर गिरा और फट गया, जिससे आसपास की हर चीज पर तीखे टुकड़े बरसने लगे। दूसरे लोग इतनी जल्दी नहीं थे। बर्फ और पत्थरों की बारिश जारी रही। कई लोग घायल हो गए और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। दर्दनाक चीखें हवा में गूंज रही थीं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ मूर्खों, दीवार पर चढ़ जाओ। अनुभवी सैनिक, जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़े मारे थे, गुस्से में चिल्ला रहा था और गुलामों को पहाड़ी ढलान की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात मान पाता, एक विशाल चीज नीचे गिरी, जिससे उनके पैरों के नीचे के पत्थरों में कंपन पैदा हो गया। वह कारवा और पहाड़ी दीवार के ठीक बीच में गिरी, जिससे कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। पहले तो वह गंदी बर्फ का एक ढेर सा लग रहा था, आकार में गोल और किसी घुड़सवार जितना ऊंचा। लेकिन जैसे ही उस जीव ने अपने लंबे अंग फैलाए और ऊपर उठा, वह पत्थर के चबूतरे के ऊपर मौत के किसी बुरे सपने की तरह खड़ा हो गया। वह चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची होगी, सनी ने थोड़ा स्तब्ध होकर सोचा। उस जीव के 2 छोटे पैर, एक क्षीण, झुका हुआ धड़ और अनुपातहीन रूप से लंबे, कई जोड़ों वाले हाथ थे। 2 हाथ, जिनमें से प्रत्येक के अंत में भयानक हड्डी के पंजे थे, और 2 और, जो छोटे थे, लगभग इंसानों जैसी उंगलियों के साथ। पहली नजर में जो चीज गंदी बर्फ जैसी लग रही थी, वह उसका फर निकला, पीला भूरा और फटा हुआ, इतना मोटा कि तीरों और तलवारों को रोक सके। उसके सिर पर 5 दूधिया सफेद आंखें गुलामों को कीड़ों जैसी उदासीनता से देख रही थीं। उनके नीचे उस्तरे जैसे तीखे दांतों से भरा एक भयानक मुंह आधा खुला हुआ था, मानो किसी इंतजार में हो। उस जीव की ठुड्डी से चिपचिपा लार बहकर बर्फ पर टपक रहा था। हालांकि सनी को सबसे ज्यादा घबराहट उस जीव की त्वचा के नीचे कीड़े जैसे लगातार हिलते डुलते अजीबोगरीब आकृतियों से हुई। वह उन्हें साफ देख सकता था, क्योंकि बदकिस्मती से वह उन बदकिस्मत लोगों में से एक था जो उस राक्षसी जीव के सबसे करीब थे, और उसे पहली पंक्ति से घिनौना नजारा मिल रहा था। खैर, ये तो बहुत ज्यादा है, उसने स्तब्ध होकर सोचा। जैसे ही सनी ने यह विचार पूरा किया, मानो कोहराम मच गया। वह जीव उसकी दिशा में अपने पंजे मारता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन सनी एक कदम आगे था। बिना एक पल भी गंवाए वह बगल की ओर कूद गया, जहां तक जंजीर की अनुमति थी, और चौड़े कंधों वाले गुलाम को अपने और राक्षस के बीच आसानी से खड़ा कर दिया। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि उसके तीखे पंजे, जिनमें से प्रत्येक तलवार जितना लंबा था, ने पल भर में ही चौड़े कंधों वाले उस आदमी को चीर डाला और खून की धाराएं हवा में उड़ा दी। गर्म तरल में भीगकर सनी जमीन पर गिर पड़ा, और उसका साथी गुलाम, जो अब बस एक लाश बन चुका था, ऊपर से उस पर गिर पड़ा। धिक्कार है, तुम इतने भारी क्यों हो?
कुछ देर के लिए अंधे हो चुके सनी ने एक भयानक चीख सुनी और अपने ऊपर से एक विशाल साया गुजरता हुआ महसूस किया। उसके तुरंत बाद चीखों का एक बहरा कर देने वाला कोलाहल रात भर गूंजता रहा। इस पर ध्यान न देते हुए उसने लाश को एक तरफ पलटने की कोशिश की, लेकिन जंजीर के एक जोरदार झटके ने उसे रोक दिया, जिससे उसकी कलाइयां मरोड़ गईं और उसका मन तीव्र दर्द से भर गया। वह विचलित होकर कुछ कदम घसीटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन तभी जंजीर अचानक ढीली पड़ गई और वह अपने हाथों को फिर से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। देखिए, हालात और भी बदतर हो सकते थे। अपनी हथेलियां मरे हुए आदमी की छाती पर रखकर उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। भारी भरकम लाश ने उसकी सारी कोशिशों का डटकर विरोध किया, लेकिन आखिरकार एक तरफ गिर पड़ी, जिससे सनी आज़ाद हो गया। हालांकि वह इस नई आज़ादी का जश्न नहीं मना पाया, क्योंकि उसका खून अचानक बर्फ में बदल गया था। क्योंकि उस समय जब उसकी हथेलियां अभी भी चौड़े कंधों वाले गुलाम के खून से लथपथ शरीर पर दबी हुई थी, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मृत व्यक्ति की त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा है। तुम्हें बस ये सोचना था कि चीजें और भी बदतर कैसे हो सकती है ना बेवकूफ? उसने सोचा और फिर पीछे हट गया। लाश को पैरों से धकेलते हुए सनी उससे जितना हो सके उतना दूर रेंगता हुआ गया, जो हमेशा मौजूद जंजीर की वजह से लगभग 1.5 मीटर दूर था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे नाचती हुई परछाइयों का एक समूह और पत्थर के चबूतरे के दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते गुलामों के बीच उत्पात मचाते राक्षस की एक आकृति दिखाई दी। फिर उसने लाश पर ध्यान केंद्रित किया, जो बढ़ती हिंसा के साथ हट रही थी। लाश की दूसरी तरफ वह चालाक गुलाम ढीला जबड़ा और चेहरे पर डर के भाव लिए उसे देख रहा था। सनी ने उसका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। तुम क्या घूर रहे हो? दूर हटो इससे। चालाक गुलाम ने कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर पड़ा। जंजीर उन तीनों के बीच उलझ गई थी, चौड़े कंधों वाले आदमी के वजन से नीचे दब गई थी। सनी ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के ठीक नीचे लाश एक भयानक कायापलट से गुजर रही थी। अजीब सी हड्डियां उसकी त्वचा में चुभ रही थीं, मानो कांटों की तरह फैली हुई थी। मांसपेशियां उभरी हुई और ऐंठ रही थीं, मानो आकार बदलने की कोशिश कर रही हों। नाखून तीखे पंजों में बदल रहे थे। चेहरा फटा और फटा हुआ था और एक मुड़ा हुआ मुंह खुला हुआ था, जिसमें खून से सने सुई जैसे नुकीले दांतों की कई पंक्तियां थीं। ये बात ठीक ने अच्छी। सनी को पेट खाली करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई और वह बेचैन हो गया। ये चेन विद्वान दास उस धूर्त दास से बस कुछ ही कदम पीछे था और भूत जैसा पीला चेहरा लिए अपनी बेड़ियों की ओर इशारा कर रहा था। उसकी यह बात कतई मददगार नहीं थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसका सदमा वाजिब था। बेड़ियों में जकड़ा होना तो बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बुरी तरह से जकड़ा जाना वाकई नाइंसाफी थी। लेकिन सनी का ये निष्कर्ष की चीजें ठीक नहीं थी, आत्मदया से नहीं आया था। उसका बस इतना मतलब था कि यह पूरी स्थिति सचमुच ठीक नहीं थी। जादू भले ही रहस्यमय था, उसके अपने नियम थे। किसी भी दुष्स्वप्न में किस प्रकार के जीव प्रकट हो सकते हैं, इसके भी नियम थे। दुष्स्वप्न जीवों का अपना एक क्रम था, नासमझ जानवरों से लेकर राक्षसों तक, उसके बाद दानव, शैतान, अत्याचारी, आतंक और अंत में पौराणिक टाइटन्स, जिन्हें विपत्तियां भी कहा जाता है। पहला दुष्स्वप्न लगभग हमेशा जानवरों और राक्षसों से भरा होता था, शायद ही कभी कोई राक्षस मिला होता था। और सनी ने कभी भी किसी एक शैतान से ज्यादा शक्तिशाली चीज के बारे में नहीं सुना था। हालांकि प्राणी ने स्पष्ट रूप से अपना एक छोटा संस्करण बनाया था, एक ऐसी क्षमता जो विशेष रूप से अत्याचारियों, दुष्स्वप्न मंत्र के संप्रभुओं और उनसे ऊपर के लोगों के पास थी। प्रथम दुष्स्वप्न में ये तानाशाह क्या कर रहा था? वह भाग्यशाली विशेषता कितनी शक्तिशाली थी? लेकिन विचार करने का समय नहीं था। अनुचित हो या नहीं, अब केवल एक ही व्यक्ति था जो सनी को बचा सकता था, वह स्वयं। चौड़े कंधों वाला आदमी, जो कुछ बचा था, धीरे धीरे उठा। उसके मुंह से अजीब सी क्लिक जैसी आवाजें निकल रही थीं। उसे पूरी तरह होश में आने का मौका दिए बिना सनी ने गाली दी और आगे की ओर कूद पड़ा और ढीली हुई चेन की लंबाई पकड़ ली। राक्षस का एक हाथ, जो अब 5 दांतेदार पंजों से सुसज्जित था, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने एक सोची समझी चाल से उसे रोक दिया। इस बार उसकी जान बचाने वाली चीज उसकी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी सूझबूझ थी। सनी ने भले ही कोई खास युद्ध तकनीक नहीं सीखी हो, क्योंकि उसका बचपन स्कूल की बजाय सड़कों पर बीता था, लेकिन सड़कें भी एक तरह की शिक्षक थीं। उसने अपना पूरा जीवन अक्सर सचमुच जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था। इस अनुभव ने उसे किसी भी संघर्ष के बीच शांत रहने की ताकत दी। इसलिए डर और संदेह से स्तब्ध होने या ग्रस्त होने के बजाय सनी ने बस काम किया। पास आकर
उसने राक्षस के कंधों पर जंजीर डाली और उसे खींचा, जिससे उसके हाथ उसके शरीर से चिपक गए। इससे पहले कि वह प्राणी, जो अभी भी अपने परिवर्तन से धीमा और स्तब्ध था, ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता, सनी ने जंजीर को उसके चारों ओर कई बार लपेटा, बमुश्किल अपना चेहरा उस प्राणी के भयानक जबड़े से कटने से बचाया। अच्छी बात यह थी कि अब राक्षस अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात यह थी कि जिस जंजीर से इसे स्थिर किया गया था उसकी लंबाई खत्म हो गई थी, जिससे उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं बची थी। तुम दोनों, सनी अपने दोनों साथी गुलामों से चिल्लाया, इस जंजीर को ऐसे खींचो जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर हो। क्योंकि वे थे चालाक गुलाम और विद्वान, उसे घूरते रहे और फिर उसकी सोच समझकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने विपरीत दिशाओं से जंजीर पकड़कर जितना हो सके जोर से खींचा, जिससे राक्षस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और वह हिलने डुलने नहीं दिया। बहुत बढ़िया, सनी ने सोचा। राक्षस अपनी मांसपेशियां उभारकर छूटने की कोशिश कर रहा था। जंजीर चरमरा रही थी, हड्डियों के कांटों में फंस रही थी, मानो धीरे धीरे टूट रही हो। इतना महान नहीं। बिना और समय गंवाए उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और अपनी बेड़ियों को जोड़ने वाली छोटी पतली जंजीर से उस जीव की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने तेज कदमों से राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे खींचा और उसकी पीठ से पीठ सटा दी, जितना हो सके उसके जबड़े से दूर। सनी जानता था कि वह इतना ताकतवर नहीं है कि अपने नंगे हाथों से किसी आदमी का गला घोंट सके, और उस अजीब डरावने म्यूटेंट का तो बिल्कुल नहीं जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अपनी पीठ को लीवर की तरह इस्तेमाल करके और अपने पूरे शरीर के वजन से बेड़ियां खींचकर कम से कम उसके पास एक मौका तो था। उसने पूरी ताकत से उसे नीचे खींचा। राक्षस का शरीर उसे दबा रहा था, हड्डियों के कांटे उसकी त्वचा से टकरा रहे थे। राक्षस लगातार संघर्ष कर रहा था, जोर जोर से क्लिक कर रहा था और उसे बांधे हुए जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल सिर्फ ये था कि पहले क्या टूटेगा, जंजीर या फिर राक्षस। मर जा कमीने। सनी के चेहरे से पसीना और खून बह रहा था। वह पूरी ताकत से उसे खींच रहा था और खींच रहा था और नीचे खींच रहा था। हर पल मानो अनंत काल सा लग रहा था। उसकी ताकत और सहन शक्ति, जो भी थोड़ी बहुत उसके पास पहले थी, तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, कलाइयां और हड्डियों के कांटों से छिदी हुई मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं। और फिर अंततः सनी को राक्षस का शरीर शिथिल होता हुआ महसूस हुआ। कुछ ही क्षण बाद हवा में एक धीमी सी परिचित आवाज गूंजी। यह अब तक सुनी गई सबसे सुंदर ध्वनि थी। आपने एक निष्क्रिय जानवर, पर्वत राजा के लावा को मार डाला है। अध्याय 5, टूटी हुई जंजीरें। आपने एक निष्क्रिय जानवर, पर्वत राजा के लावा को मार डाला है। सनी बेदम होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर मानो किसी मांस की चक्की से गुजरा हो। एड्रेनालाइन की भारी मात्रा भी उसके दर्द और थकान को दूर नहीं कर पा रही थी। फिर भी वह बहुत खुश था। लावा को मारने का संतोष इतना ज्यादा था कि वह स्मृति न मिलने की निराशा भी भूल गया। स्वप्न लोक के निवासियों के सार से जुड़ी एक विशेष वस्तु, जो कभी कभी विजयी जागृत व्यक्ति को मंत्र द्वारा प्रदान की जाती थी। एक जादुई तलवार या कवच तो अभी काम आ सकता था। अरे, वह तो एक गर्म कोट से भी काम चला लेता। 3 सेकंड, तुम 3 सेकंड और आराम कर सकते हो, सनी ने सोचा। आखिरकार दुर्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षण बाद वह अपने होश में आया और चारों ओर देखकर स्थिति का पता लगाने की कोशिश करने लगा। लावा मर चुका था, जो बहुत अच्छी बात थी। हालांकि वह अभी भी उस जंजीर से बंधा हुआ था। चालाक गुलाम और विद्वान दोनों ही मौत की तरह पीले पड़ चुके थे। उसे खोलने में व्यस्त थे ताकि उन तीनों को कम से कम थोड़ी आज़ादी मिल सके। दूर जमीन पर फटे हुए शरीर और मांस के टुकड़े पड़े थे। कई गुलाम मारे गए थे, कुछ किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे और अब भाग रहे थे। मूर्ख, वे खुद को बर्बाद कर रहे हैं। पता चला कि जंजीर किसी समय 2 टुकड़ों में टूट गई थी, इसलिए जब सनी को घबराए हुए गुलामों की भीड़ घसीट रही थी तो वह अचानक ढीली पड़ गई। अगर उनकी बेड़ियों में कोई कम जटिल ताला लगाने की व्यवस्था होती तो वह अभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि हर जोड़ी एक खास कड़ी से बंधी हुई थी, उन्हें खोले बिना कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। तानाशाह संभवतः पर्वत राजा अलाव की तेज लौ में नजरों से ओझल था। हालांकि सनी पत्थरों में फैल रहे सूक्ष्म झटकों और उन गुलामों की हताश चीखों के कारण उसकी हलचल महसूस कर सकता था जो अभी तक नहीं मरे थे। नीचे से 1-2 गुस्से की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जो दर्शाती थी कि कुछ सैनिक अभी भी जिंदा थे और उस राक्षसी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस बात ने उनका सबसे अधिक ध्यान खींचा वह यह थी कि कई अपंग शरीर हिलने लगे थे और अधिक लावा
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे धीरे उठ खड़ी हुईं। हर जानवर पहले वाले जितना ही घिनौना लग रहा था और जरा भी कम खतरनाक नहीं। सबसे नजदीकी सनी से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। ये सब लानत है, उसने सोचा, और फिर कमजोरी से, मैं जागना चाहता हूँ। जैसे ही अजीब सी क्लिक की आवाज हवा में गूंजी, उनमें से एक जानवर ने अपना सिर तीनों गुलामों की तरफ घुमाया और अपने नुकीले दांत पीसने लगा। शिफ्टी अपनी गांड पर गिर पड़ा और फुसफुसाते हुए प्रार्थना करने लगा, जबकि स्कॉलर वहीं जड़वत हो गया। सनी की नजरें जमीन पर टिक गईं। वह किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक भी चीज नहीं मिली जिसका वह इस्तेमाल कर सके। जहर से भरा हुआ, उसने बस अपनी अंगुलियों के पों में एक लंबी जंजीर लपेटी और अपनी मुठियां ऊपर कर लीं। आओ मेरे पास, कमीने। लावा अपने पंजों, नुकीले दांतों और आतंक के साथ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। सनी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक फुर्तीला आकृति उसके पास से गुजरी और एक तेज तलवार हवा में चमक उठी। एक ही वार में सिर कटकर राक्षस बेधगेपन से जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने पलकें झपकाईं। वह क्या था? अचंभित होकर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाईं ओर देखा। वहां वीरतापूर्ण भाव लिए वह सुंदर युवा सैनिक खड़ा था जिसने कभी उसे पानी पिलाया था। वह शांत और संयमित लग रहा था, हालांकि थोड़ा गंभीर भी। उसके चमड़े के कवच पर धूल या खून का एक भी कण नहीं था। वह है, बहुत बढ़िया, सनी ने खुद को संभालने से पहले सोचा। दिखावा? मेरा मतलब है कि वह दिखावा करने वाला है। सिपाही ने सिर हिलाकर बाकी 3 लावा का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ा और सनी को गौर से देखा। फिर एक तेज झटके से उस युवा योद्धा ने अपनी बैग से कुछ निकाला और सनी की ओर फेंक दिया। अपने आप को बचाएं। इसके साथ ही वह राक्षसों से लड़ने चला गया। सनी ने सहज भाव से उस चीज को पकड़ लिया और सिपाही को जाते हुए देखा। फिर उसने नजरें नीची करके हाथ में कसकर पकड़ी हुई चीज को गौर से देखा। यह एक छोटी और संकरी लोहे की छड़ थी जिसके सिरे पर सीधा मोड़ था। एक चाबी। यह एक चाबी है। पब फ्यूचर एड्स। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बेड़ियों की चाबी है। युवा सैनिक और लावा के बीच शुरू हो रहे भीषण युद्ध पर एक आखिरी नजर डालते हुए सनी एक घुटने के बल बैठ गया और बेड़ियों को खोलने लगा। चाबी डालने के लिए अपना हाथ सही जगह पर लाने की कोशिश कर रहा था। उसे यह समझने में कुछ कोशिशें लगी कि वह अनजान ताला कैसे काम करता है, लेकिन फिर आखिरकार एक संतोषजनक क्लिक की आवाज हुई और वह अचानक आजाद हो गया। ठंडी हवा उसकी खून से सनी कलाइयों को सहला रही थी। सनी ने उन्हें रगड़ा और आंखों में एक गहरी चमक लिए मुस्कुराया। बस अब तुम इंतजार करो। एक क्षण के लिए उसके दिमाग में हिंसा और बदले की भावनाएं भर गईं। लड़के, यहाँ पर। शिफ्टी हवा में हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। सनी ने एक पल के लिए सोचा कि उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ दे, लेकिन फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। संख्याबल में ही ताकत होती है। इसके अलावा शिफ्टी द्वारा उसे मारने की पूर्व में दी गई धमकियों और कुल मिलाकर अप्रिय व्यवहार के बावजूद सनी को एक साथी गुलाम को जंजीरों में बांधकर छोड़ना बुरा लगता, खासकर इसलिए क्योंकि उसे मुक्त करने में कुछ भी खर्च नहीं होता। वह जल्दी से बाकी 2 गुलामों के पास गया और उनकी बेड़ियां खोल दी। जैसे ही शिफ्टी आजाद हुआ, उसने सनी को धक्का देकर दूर धकेल दिया और पागलों की तरह हंसते हुए थोड़ा नाचने लगा। आह, आखिरकार आजाद। भगवान हम पर मुस्कुरा रहे होंगे। स्कॉलर ज्यादा संयमित था। उसने कृतज्ञता में सनी का कंधा दबाया और मंद मंद मुस्कुराया और आगे होने वाली लड़ाई की ओर तनावपूर्ण नजर डाली। 3 में से 2 लावा पहले ही मर चुके थे, तीसरे का एक हाथ नहीं था, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को चीरने की कोशिश कर रहा था। युवा सैनिक उसके चारों ओर नाच रहा था, एक जनजात योद्धा की तरह सहज गति से। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो। शिफ्टी ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक दिया। मेरे दोस्त, मैं पब फ्यूचर एड्स। अगर तुमने फिर से सलाह कहा तो मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दोनों गुलाम एक दूसरे को खुली दुश्मनी से देखने लगे। एक क्षण बाद स्कॉलर ने अपनी आंखें नीची कर लीं और आह भरी। अगर हम अभी भाग गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? वृद्ध दास ने केवल ऊंचे अलाव की ओर इशारा किया। क्योंकि उस आग के बिना हम रात खत्म होने से पहले ही ठंड से मर जाएंगे। जब तक सूरज नहीं उगता, भागना आत्महत्या है। सनी ने कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए कि स्कॉलर सही कह रहा था। दरअसल उसे लावा का गला घोंटने के ठीक बाद इसका एहसास हुआ। माउंटेन किंग चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो,
इस जमे हुए नर्क में अलाव ही उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस चौड़े कंधों वाले गुलाम ने कहा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। किसी को भी उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मौका मिले तो पहाड़ खुद ही ऐसा कर देगा। तो क्या हुआ? मैं वैसे भी उस राक्षस द्वारा खाए जाने की अपेक्षा ठंड से मर जाना पसंद करता हूँ। और तो और, उफ, उन चीजों में से एक बन जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। शिफ्टी बहादुरी का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी यकीन नहीं था। उसने पत्थर के चबूतरे के आसपास फैले अंधेरे पर नजर डाली और एक छोटा सा कदम पीछे हटने से पहले सिहर उठा। इस समय तक तीसरा लावा बहुत पहले ही मर चुका था और वह युवा सैनिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह शायद अलाव के दूसरी ओर लड़ाई में शामिल होने चला गया था और तीनों गुलामों को पत्थर के चबूतरे के पहाड़ी हिस्से में अकेला छोड़ गया था। विद्वान ने अपना गला साफ किया। राक्षस उन लोगों से तृप्त हो सकता है जिन्हें उसने पहले ही मार डाला है। हो सकता है कि वह पराजित हो जाए या साम्राज्यवादियों द्वारा भगा दिया जाए। खैर, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बचने की संभावना है, चाहे कितनी भी कम क्यों न हो। लेकिन अगर हम भाग गए तो हमारा विनाश निश्चित है। तो हम क्या करें? स्कॉलर के विपरीत, सनी को यकीन था कि माउंटेन किंग ज्यादातर गुलामों को मारकर संतुष्ट नहीं होगा। नहीं, उसे यकीन था कि कुछ नश्वर प्राणी उसे हरा पाएंगे, भले ही वे सामान्य लोग न हों, बल्कि जागृत हों। एक तानाशाह के साथ लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कोई आसानी से बच सकता था, जीतना तो दूर की बात थी। लेकिन अगर वह जीवित रहना चाहता था तो उसे किसी न किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना ही था। चलो, चलकर देखते हैं। शिफ्टी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? तुम उस जानवर के करीब जाना चाहते हो? सनी ने उसे खाली नजरों से देखा, फिर कंधे उचकाए और उस उग्र राक्षस की दिशा में चल पड़ा। अध्याय 6, तानाशाह का सामना। सनी एक दुर्लभ प्राणी का सामना करने जा रहा था, और वह भी कोई और प्राणी नहीं, बल्कि 5वीं श्रेणी का एक प्राणी, एक खूंखार, भयावह तानाशाह। बचने की संभावना इतनी कम थी कि अगर कोई उससे लड़ने की कोशिश भी करता तो उसके मुंह पर हंसता। बेशक, अगर वे उस प्राणी से 2-3 दर्जे ऊपर कोई जागृत प्राणी न होते, जो कि निश्चित रूप से सनी नहीं थी, और फिर भी उसे किसी न किसी तरह इस पर्वतीय राजा से निपटना ही था ताकि एक और भी दयनीय मौत से बचा जा सके। इस विलंबित फांसी की शुरुआत से ही उसके खिलाफ जो बेतुके हालात थे, वे बहुत पहले ही पुराने हो चुके थे, इसलिए उसके पास अब इसके बारे में सोचने की भी ताकत नहीं बची थी। आखिर डरने की क्या बात थी? वह तो पहले ही लगभग मर चुका था। ऐसा नहीं था कि वह और ज्यादा मर सकता था। तो फिर चिंता क्यों? अलाव की दूसरी तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ज्यादातर गुलाम पहले ही मर चुके थे। कुछ सैनिक अभी भी उस राक्षस से लड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये साफ था कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। सनी की आंखों के सामने ही तानाशाह ने एक मरे हुए गुलाम को उठाया, जंजीर को घसीटते हुए ऊपर उठाया और अपना भयानक मुंह चौड़ा कर दिया। एक जोरदार काटने से गुलाम का शरीर 2 टुकड़ों में फट गया और जंजीरों के अंदर सिर्फ खून से सने हुए टुकड़े रह गए। माउंटेन किंग की 5 उदासीन, दूधिया आंखें दूर तक घूर रही थीं। जब वह चबा रहा था, उसकी ठुड्डी से खून की धाराएं बह रही थीं। ये देखकर कि उस जीव की ऊपरी भुजाएं व्यस्त थीं, एक सैनिक चीखा और अपना लंबा भाला लहराते हुए आगे बढ़ा। बिना सिर घुमाए तानाशाह ने अपनी छोटी निचली भुजाओं में से एक को आगे बढ़ाया, सैनिक का सिर लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया और दबा दिया, जिससे बेचारे की खोपड़ी साबुन के बुलबुले की तरह कुचल गई। एक क्षण बाद वह सिरविहीन शरीर चट्टान से नीचे फेंका गया और नीचे खाई में गायब हो गया। शिफ्टी दुबला हो गया, उसकी आंतें बाहर निकल आईं। फिर वह कांपता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सनी को घूरने लगा। अच्छा, हमने देख लिया, अब क्या? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाए हुए उस तानाशाह को ध्यान से देखता रहा। शिफ्टी ने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर स्कॉलर की ओर मुड़ा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बूढ़े आदमी, लड़के का दिमाग खराब है। वह इतना शांत कैसे हो सकता है? शशिश, अपनी आवाज कम करो, मूर्ख। शिफ्टी के चेहरे से खून बहने लगा और उसने खुद को थप्पड़ मारे, दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। फिर उसने उस तानाशाह की तरफ एक डरावनी नजर डाली। खुशकिस्मती से वह दुष्टात्मा गुलामों को खाने में इतना मशगूल था, भाग्यशाली जो पहले ही मर चुके थे और बदकिस्मत जो अभी जिंदा थे कि उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। शिफ्टी ने धीरे से सांस छोड़ी। पब फ्यूचर एड्स। सनी अपने बचने की संभावनाओं को मापने में व्यस्त था। मैं उस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं? उसके पास न तो कोई विशेष शक्तियां थीं,
नहीं कोई सेना जो उस तानाशाह को लाशों के पहाड़ तले दफना सके। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था जिससे उस कमीने को खरोंच तक आ सके। सनी ने अपनी नजरें उस जीव के पीछे चांदनी रात के अंधेरे में घुमाई। जैसे ही वह रात को देख रहा था, हवा में एक तेज चमक उठी और तानाशाह की एक भुजा से टकराकर चिंगारियों की बारिश में बदल गई। उस युवा सैनिक ने, सनी के वीर मुक्तिदाता ने, अभी अभी राक्षस पर जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका था और अब वह ललकारते हुए अपनी तलवार उठा रहा था। मेरा सामना करो शैतान, एक ध्यान भटकाने वाला, बस यही चाहिए था मुझे। चूंकि सनी के लिए अपने दोनों हाथों से पर्वत राजा को मारना संभव नहीं था, इसलिए उसने किसी की मदद लेने का फैसला किया। कोई इंसान इस काम के लिए सक्षम नहीं होता, इसलिए वह प्रकृति की किसी शक्ति का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। चूंकि मैं स्वयं ये काम नहीं कर सकता, तो चलो गुरुत्वाकर्षण से यह काम करवाते हैं। वह योजना के विवरण पर विचार कर ही रहा था कि तभी उस युवा नायक की मूर्खतापूर्ण बहादुरी ने उसे एक अवसर प्रदान कर दिया। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वह घमंडी मूर्ख कितने समय तक जीवित रह पाएगा। मेरे साथ आओ, सनी ने कहा और पत्थर के मंच के दूर वाले छोर की ओर दौड़ने लगा, जहां भारी गाड़ी चट्टान के किनारे के बहुत करीब खड़ी थी। शिफ्टी और स्कॉलर ने एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर उनके पीछे पीछे चले गए, शायद उनकी शांति को आत्मविश्वास या शायद ईश्वरीय प्रेरणा समझ लिया। आखिरकार ये तो सर्वविदित तथ्य था कि पागल लोगों पर अक्सर देवताओं की कृपा होती है। उनके पीछे हीरो फुर्ती से तानाशाह के पंजों के नीचे से निकल गया और तलवार से उस पर वार कर दिया। तलवार की धार गंदे फर पर बेअसर रही और उस जीव की चमक पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगले ही पल तानाशाह भयावह गति से आगे बढ़ा और अपने चारों हाथ अपने नए परेशान करने वाले दुश्मन की ओर फेंक दिए। लेकिन सनी को कुछ पता नहीं चला। वह पूरी तेजी से दौड़ रहा था और वैगन के और करीब पहुंच रहा था। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से इधर उधर देखा कि आसपास कोई लावा तो नहीं है और वैगन के पिछले पहियों की तरफ बढ़ गया। गाड़ी को पत्थर के चबूतरे के ऊपरी सिरे पर छोड़ दिया गया, जहां से वह संकरी होकर वापस सड़क पर मुड़ गई। हवा को रोकने के लिए उसे बगल में मोड़ दिया गया था। उसका अगला हिस्सा पहाड़ की दीवार की ओर और पिछला हिस्सा चट्टान की ओर था। गाड़ी को पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने के लिए पिछले पहियों के नीचे दो बड़े लकड़ी के कीले लगाई गई थी। सनी ने अपने साथियों की ओर मुड़कर उन कीलों की ओर इशारा किया। जब मैं कहूं तो दोनों हटा देना, फिर धक्का देना, समझे? क्या? क्यों? शिफ्टी ने स्तब्ध भाव से उसे घूरा। स्कॉलर ने बस कीलों को देखा और फिर तानाशाह को। हीरो चमत्कारिक रूप से अभी भी जिंदा था। वह उस जीव के अंगों के बीच से गुजर रहा था और पूरी तरह से नष्ट होने से बस आधा सेकंड की दूरी पर था। बीच बीच में उसकी तलवार हवा में चमकती, लेकिन कोई फायदा नहीं। माउंटेन किंग का फर बहुत मोटा था और उसकी त्वचा इतनी सख्त कि उसे साधारण हथियारों से नुकसान नहीं पहुंच सकता था। युवा योद्धा के चेहरे पर आशंका के भाव थे। जहां तक सनी देख सकता था, बाकी सभी सैनिक पहले ही मर चुके थे, इसलिए उसे सचमुच उस सैनिक की थोड़ी और जिंदगी की जरूरत थी। अभी मत मरो, उसने सोचा। शिफ्टी से उन्होंने बस इतना कहा, आप देखेंगे। अगले ही पल सनी फिर दौड़ पड़ा, उस चेन का पीछा करने की कोशिश कर रहा था जो उस ब्रश से निकली थी जहां से उसे वैगन में लगाया गया था। पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए शवों, खून और आंत के कारण वह जिस चीज को ढूंढ रहा था उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन एक बार किस्मत ने उसका साथ दिया। कुछ ही देर बाद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, चेन का फटा हुआ सिरा। पास में ही बेड़ियों का एक सेट मिला जिसमें एक गुलाम का बुरी तरह से विकृत शरीर बंधा हुआ था। सनी घुटनों के बल बैठ गया और चाबी से छेड़छाड़ करने लगा। एक दबी हुई चीख सुनाई दी और एक तरफ देखते हुए उसने देखा कि हीरो हवा में उड़ रहा है और आखिरकार तानाशाह के एक वार में फंस गया। हैरानी की बात यह है कि वह नौजवान सिपाही पत्थरों पर कई मीटर तक फिसलता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सारे अंग अभी भी अपनी जगह पर थे, उसके शरीर पर कोई भयानक घाव भी नहीं थे। बिना एक पल भी रुके हीरो आगे की ओर लुढ़का, अपनी तलवार जमीन पर गिरी हुई जगह से उठाई और फिर एक बार फिर लुढ़का, इस बार बगल में, और उस जीव के पैर के जोरदार धक्के से बाल बाल बच गया। लुढ़कना, इस स्थिति में कौन लुढ़कता है? बिना और समय गंवाए सनी आखिरकार बेड़ियां खोलने में कामयाब हो गया। मृत गुलाम को झटककर बेड़ियां खोलकर उसने तुरंत उन्हें फिर से बंद कर दिया, इस बार जंजीर के चारों ओर, और अंत में एक स्थायी गांठ और एक लूप बन गया। अब सब कुछ उसके दृढ़ संकल्प, हाथ से आंख समन्वय और भाग्य पर निर्भर था। शिफ्टी और स्कॉलर की ओर मुड़कर, जो अभी भी वैगन के पास इंतजार कर रहे थे, वह चिल्लाया, अब
फिर एक बड़ी सी जंजीर उठाकर सनी खड़ा हो गया और तानाशाह का सामना किया। हीरो ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। उसकी नज़र एक पल के लिए जंजीर पर टिकी रही और फिर तेजी से उसके पीछे पीछे बग्घी तक पहुंच गई। फिर बिना कोई भाव दिखाए उस युवा योद्धा ने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी, जिससे उस जीव का ध्यान सनी से हट गया। तो वह भी होशियार है, क्या घोटाला है। अपने दिमाग से सभी अनावश्यक विचारों को हटाकर सनी ने अपने हाथों में जंजीर के वजन, अपने और तानाशाह के बीच की दूरी और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। समय थोड़ा धीमा हो गया लग रहा था। कृपया चूके नहीं। अपनी पूरी ताकत जुटाकर सनी ने घूमकर जंजीर हवा में फेंकी, मानो कोई मछुआरा जाल डाल रहा हो। जैसे ही वह उड़ी, फंदा खुल गया और हीरो और तानाशाह के बीच लड़ाई वाली जगह पर पहुंच गई। सनी की योजना ये थी कि फंदे को जमीन पर इतना करीब रखा जाए कि जैसे ही राक्षस का एक पैर जाल में पड़े, वह जंजीर खींचकर उसे राक्षस के टखने के चारों ओर कस सके। लेकिन उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सचमुच एक तमाशा था। आखिरी क्षण में माउंटेन किंग अचानक पीछे हट गया और जमीन पर गिरने के बजाय जंजीर का फंदा उसकी गर्दन में बिल्कुल सही जगह पर आ गया। एक सेकंड बाद वह और कस गया, मानो लोहे का फंदा हो। सनी एक पल के लिए ठिठक गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने अपनी मुठियां भींच ली और खुद को विजयी भाव से हवा में हिलाने से रोक लिया। हाँ, वह मन ही मन चिल्लाया। कुछ ही पल बाद गाड़ी चट्टान से लुढ़क गई और तानाशाह को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। सनी ने यकीन करने के लिए पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया। शिफ्टी और स्कॉलर वैगन के पहियों के नीचे से कीले निकालने में कामयाब रहे और अब उसे बेतहाशा सड़क के किनारे धकेल रहे थे। हालांकि वैगन धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीरे, सनी के अनुमान से कहीं ज्यादा धीरे। वह घबरा कर तानाशाह की ओर मुड़ा। अपनी गर्दन पर अचानक पड़े वजन से हैरान, वह प्राणी जंजीर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले ही पल हीरो तानाशाह के एक पैर से टकराया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उन्हें कुछ समय मिल गया। सनी पहले से ही गाड़ी की ओर दौड़ रहा था, मन ही मन जोर जोर से गालियां दे रहा था। वहां पहुंचकर उसने खुद को शिफ्टी और स्कॉलर के साथ नम लकड़ी पर फेंक दिया और अपने छोटे से लेकिन बुरी तरह से घायल और बेहद थके हुए शरीर की पूरी ताकत से धक्का देने लगा। लुढ़क लुढ़क, तू घटिया आदमी। वैगन की गति थोड़ी बढ़ गई, लेकिन चट्टान के किनारे तक पहुंचने में अभी भी धीमी थी। उसी समय तानाशाह अंततः अपने गले में बंदी जंजीर को पकड़ने में कामयाब हो गया और खुद को मुक्त करने के लिए तैयार हो गया। अब वे जीवित रहेंगे या नहीं, ये केवल इस बात का प्रश्न था कि कौन सी घटना पहले घटेगी। अध्याय 7, 3 गुलाम और एक नायक। लुढ़क जाओ, तुम घटिया चीज हो। सनी ने खुद को गाड़ी से सटा लिया और पूरी ताकत से धक्का दे रहा था। 4 ताकतवर बैल जो उसे खींचते थे अब मर चुके थे और उनकी जगह 3 थके हुए गुलाम काम कर रहे थे। सड़क की ढलान के बावजूद गाड़ी की गति बेहद धीमी थी। उसकी तुलना में तानाशाह कहीं ज्यादा तेज चल रहा था। अपनी निचली भुजाओं के एक घातक प्रहार से हीरो को पीछे धकेलते हुए उसने बाकी 2 भुजाओं को उसकी गर्दन तक पहुंचाया और उस जंजीर को पकड़ने की कोशिश की जो उसके चारों ओर फंदे की तरह लिपटी हुई थी। हालांकि इस बार माउंटेन किंग का भयानक शरीर उसके लिए एक नुकसान साबित हुआ। उसके लंबे भयानक हड्डी जैसे पंजे मांस को चीरने के लिए तो एकदम सही थे, लेकिन वे सटीक हेरफेर के लिए सबसे अच्छा उपकरण नहीं थे। अपनी गर्दन काटे बिना जंजीर पकड़ने में उस तानाशाह को कुछ समय लगा। तब तक वैगन लगभग चट्टान के किनारे पर पहुंच चुका था। चलो बस थोड़ा सा और। इसके बाद जो हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। गाड़ी के पिछले पहिए आखिरकार सड़क से फिसल गए और नीचे अंधेरे अथाह गड्ढे के ऊपर लटक गए। वह जीव मुड़ा और अपनी 5 दूधिया मृत आंखों से तीनों गुलामों को भावशून्यता से घूरने लगा। गाड़ी लड़खड़ा गई, जिससे शिफ्टी और स्कॉलर अपने पैरों से गिर पड़े और फिर बीच वाली धुरी पर अस्थिर संतुलन बनाते हुए जम गई। सनी अकेला बचा था। उसने उस विशालकाय राक्षस पर आखिरी नजर डाली और फिर अपना कंधा वैगन के आगे वाले हिस्से से टकराया, जिससे उसका पूरा वजन वैगन के पीछे पड़ गया। आखिरकार गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह किनारे से लुढ़क गई और उसका निचला हिस्सा नुकीली चट्टानों से बुरी तरह रगड़ने लगा। सनी आगे की ओर गिरकर घुटनों के बल गिर पड़ा और खुद को चट्टान के साथ नीचे गिरने से बाल बाल बचा लिया। उसने तानाशाह की ओर सिर घुमाकर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। पर्वतराज ने उस दुबले पतले गुलाम पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक क्षण बाद उसकी गर्दन की जंजीर कस गई और वह जोरदार झटके से पीछे की ओर खींच गया,
और किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह चट्टान के किनारे से नीचे उड़ गया। वह प्राणी चुपचाप अंधेरे में गिर गया, मानो यह मानने को तैयार ही न हो कि वह एक नन्हे इंसान से हार गया है। जाओ और मर जाओ, कमीने, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी, हौंफती हुई सांस ली और पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। क्या यही है? क्या मैं ट्रायल में पास हो गया? वह ठंडे पत्थरों पर आराम से लेटा, रात के आसमान को घूरता रहा और उस हल्की सी जानी पहचानी मगर मायावी आवाज का इंतजार करता रहा जो उसकी जीत की घोषणा करेगी। लेकिन इसके बजाय दर्द की लहरें, जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज करने का फैसला किया था, आखिरकार उसके प्रताड़ित शरीर पर हावी होने लगी। सनी कराह उठा, उसे पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। उसकी पीठ की त्वचा, जो किसी गुलाम के चाबुक से कटी हुई थी और नवजात लावा की हड्डियों के कांटों से छेदी हुई थी, दर्द से कराह रही थी। वह कांपने भी लगा था। एक बार फिर भयंकर ठंड ने उसे जकड़ लिया था। मुझे नहीं लगता। उसके विचार धीमे और अस्पष्ट थे। मुझे और क्या करना चाहिए? उसके ऊपर एक काली आकृति दिखाई दी। वह हीरो था, हमेशा की तरह शांत और सुंदर दिख रहा था। उसके कवच पर धूल और खरोंचें थी, लेकिन बाकी सब ठीक लग रहा था। उसने एक हाथ सनी की ओर बढ़ाया। खड़े हो जाओ, तुम ठंड से मर जाओगे। सनी ने आह भरी, यह मानते हुए कि उसका पहला दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने दांत भींचे और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, हीरो के मददगार हाथ को नजरअंदाज करते हुए। उनके चारों ओर घोर नरसंहार का दृश्य था। 3 गुलामों और हीरो को छोड़कर कारवां का हर सदस्य मर चुका था। उनके शव जमीन पर बिखरे पड़े थे, बुरी तरह से अपंग या टुकड़ों में फटे हुए। जगह जगह एक लावा का घिनौना शव दिखाई दे रहा था। अलाव की परछाइयां पत्थर के चबूतरे पर खुशी से नाच रही थीं, मानो इस भयावह दृश्य से बेपरवाह। सनी भी इतना थका हुआ था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही उठ चुके थे और हीरो को थकी हुई आशंका से देख रहे थे। बेड़िया हो या न हो, वे गुलाम ही थे और हीरो अब भी गुलामों का संचालक था। उनकी तनाव भरी निगाहों को देखकर सिपाही ने आह भरी। आप सभी आग के पास आइए। हमें खुद को गर्म करना है और आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करनी है। उनके जवाब का इंतजार किए बिना हीरो मुड़ा और चला गया। कुछ पल झिझकने के बाद गुलाम भी उसके पीछे पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद चारों अलाव के चारों ओर बैठकर सुखद गर्मी का आनंद ले रहे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के करीब थे और हीरो से सुरक्षित दूरी बनाए हुए थे। सनी सबसे अलग बैठा था, इसलिए नहीं कि उसे किसी एक पर बाकियों से ज्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे आमतौर पर लोग पसंद नहीं थे। बड़े होते हुए सनी हमेशा से ही बेमेल रहा। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी के करीब आने की कोशिश नहीं की थी, बस उसमें वो क्षमता कम लगती थी। मानो उसके और दूसरों के बीच एक अदृश्य दीवार थी। अगर शब्दों में बयां करना होता तो सनी कहता कि उसके दिमाग में एक छोटा, लेकिन जरूरी ये नहीं था जो बाकियों में होता है। नतीजतन वह अक्सर मानवीय व्यवहार से चकित और अचंभित हो जाता था और उसकी नकल करने की उसकी कोशिशें, चाहे कितनी भी मेहनत से की जाएं, नाकाम हो जाती थी। इस अजीबोगरीब व्यवहार से दूसरों को असहजता होती थी। संक्षेप में, वह थोड़ा अलग था और अगर किसी चीज से लोग नफरत करते थे तो वो थे वे लोग जो उनसे अलग थे। समय के साथ सनी ने किसी के भी ज्यादा करीब आने से बचना सीख लिया और अपनी बहिष्कृत वाली भूमिका में सहजता से ढल गया। इस आदत ने उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित किया, क्योंकि इसने न सिर्फ उसे आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि कई मौकों पर उसे संदिग्ध लोगों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने से भी बचाया। इसीलिए वह इस दुष्स्वप्न के बाकी हिस्से को 3 अजनबियों के साथ साझा करने के लिए उत्साहित नहीं था। बातचीत शुरू करने की कोशिश करने के बजाय सनी चुपचाप अकेला बैठा विचारों में खोया रहा। कुछ मिनटों के बाद हीरो की आवाज ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। सूर्योदय होते ही हम जो भी भोजन और पानी पा सकेंगे उसे इकट्ठा करेंगे और पहाड़ से नीचे उतरेंगे। शिफ्टी ने उसे चुनौती भरी नजर से देखा। हमें वापस क्यों जाना चाहिए? फिर से जंजीरों में जकड़े जाने के लिए? युवा सैनिक ने आह भरी। पहाड़ों से निकलने के बाद हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पहाड़ी दर्रे का रास्ता लंबा और कठिन है। गाड़ी में रखी रसद के बिना तुम्हारे बच निकलने की संभावना ज्यादा नहीं है, इसलिए वापस जाना ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। स्कॉलर ने मुंह खोला, कुछ कहने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि वह चुप हो गया। शिफ्टी ने शाप दिया, मानो हीरो की तर्कसंगत बातों से सहमत हो गया हो। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों सनी की ओर मुड़े और उसकी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। शिफ्टी ने हंसते हुए सिपाही की ओर देखा। महाराज,
उसकी बात मत सुनिए। इस लड़के पर देवताओं का साया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वह पागल है। हीरो ने दासों की ओर देखकर भौहें चढ़ाईं। तुम दोनों इस बच्चे की बहादुरी की वजह से ही जिंदा हो। क्या तुम्हें उसके बारे में इतना बुरा भला कहते हुए शर्म नहीं आती? शिफ्टी ने कंधे उचकाकर जाहिर किया कि उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। नौजवान सिपाही ने सिर हिलाया। मैं तो उनका तर्क सुनना चाहता हूँ। मुझे बताए, हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी सबकी नजरों के केंद्र में असहज होकर इधर उधर हिलने लगी। क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। अध्याय 8 कुछ भी नहीं। क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। ये अशुभ शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे। 3 जोड़ी आंखें चौड़ी होकर सीधे सनी को घूर रही थीं। आप क्यों कहते हो कि? इस बारे में सोचने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा कि वह तानाशाह सचमुच अभी भी जिंदा है। उसका तर्क बिल्कुल सीधा था। उसने उस प्राणी को चट्टान से गिरने के बाद उसे मारने पर बधाई देते हुए नहीं सुना था। यानी वह मारा नहीं गया था। लेकिन वह अपने साथियों को ये बात समझा नहीं सका। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। राक्षस अविश्वसनीय ऊंचाई से कूदकर इस मंच पर उतरा। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंच से गिरकर उसकी मौत क्यों होगी? न तो हीरो और न ही दास उसके तर्क में कोई दोष ढूंढ सके। सनी ने आगे कहा, इसका मतलब है कि वह अभी भी जिंदा है, पहाड़ के नीचे कहीं। इसलिए वापस जाकर हम खुद को उसके मुंह में डाल देंगे। शिफ्टी जोर से गालियां बकता हुआ अलाव के पास रेंगता हुआ गया, आंखों में डरली अंधेरे में घूर रहा था। स्कॉलर अपनी कनपटियां रगड़ते हुए बुदबुदाया। बिल्कुल, मुझे खुद इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? तीनों में हीरो सबसे ज्यादा शांत था। कुछ सोचने के बाद उसने सिर हिला दिया। फिर हम ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ी दर्रे को पार करते हैं। लेकिन ये सब नहीं है। उसने उस दिशा में देखा जहां तानाशाह गिरा था। अगर राक्षस अभी भी जिंदा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह यहाँ वापस आएगा और फिर हमारा पीछा करेगा। इसका मतलब है कि समय बहुत कम है। सूर्योदय होते ही हमें वहां से निकल जाना होगा। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े क्षत विक्षत शवों की ओर इशारा किया। हम अब पूरी रात आराम नहीं कर सकते। हमें अब जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। अगर मौका मिलता तो मैं इन लोगों को कम से कम इतना तो जरूर देता कि जितना हम इकट्ठा कर सकते थे उतना इकट्ठा करके उन्हें एक साधारण सा दफन दे देता। लेकिन अफसोस किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। हीरो खड़ा हुआ और एक तेज चाकू लहराया। शिफ्टी घबरा गया और ध्यान से चाकू को देखने लगा, लेकिन फिर निश्चिंत हो गया क्योंकि उसने देखा कि उस नौजवान सिपाही में जरा भी आक्रामकता नहीं दिख रही थी। खाना, पानी, गर्म कपड़े, जलाओ लकड़ी, हमें यही सब ढूंढना है। चलो हम अलग हो जाएं और एक एक काम पूरा करें। फिर उसने चाकू की नोक से खुद की ओर इशारा किया। मैं बैलों के शवों को काटकर कुछ मांस प्राप्त करूंगा। स्कॉलर ने पत्थर के मंच के चारों ओर देखा, जिसका अधिकांश भाग गहरी छाया में डूबा हुआ था, और मुंह बना लिया। मैं जलाओ लकड़ी ढूंढूंगा। शिफ्टी ने भी बाईं और दाईं ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो फिर मैं हमारे लिए पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़ा ढूंढूंगा। सनी आखिरी बचा था। हीरो ने उसे गौर से देखा। हमारा ज्यादातर पानी गाड़ी में ही जमा था, लेकिन मेरे हर शहीद भाई के पास एक फ्लैगन था। जितना मिल सके इकट्ठा कर लो। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद अलाव से इतनी दूर की छाया में छिपकर सनी आधा दर्जन से ज्यादा झंडे लिए हुए मृत सैनिकों को ढूंढ रहा था। ठंड में कांपते हुए आखिरकार उसकी नजर चमड़े के कवच से ढके आखिरी टूटे हुए शरीर पर पड़ी। बूढ़ा सिपाही, जिसने हीरो की कुप्पी लेने की कोशिश करने पर उसे कोड़े मारे थे, बुरी तरह घायल था और मर रहा था। लेकिन चमत्कारिक रूप से अभी भी जिंदा था। उसकी छाती और पेट पर भयानक घाव थे और वह साफ तौर पर बहुत दर्द में था। उसका समय खत्म हो रहा था। सनी मरते हुए सैनिक के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए उस आदमी का झंडा ढूंढने लगा। ये कैसी विडंबना है, उसने बुजुर्ग ने अपनी नज़र सनी पर केंद्रित करने की कोशिश की और कमजोरी से हाथ हिलाकर किसी चीज की ओर हाथ बढ़ाया। सनी ने नीचे देखा तो जमीन पर कुछ ही दूरी पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्यों? क्या तुम लोग वाइकिंग्स की तरह हो, जो अपने हाथों में हथियार लेकर मरने की चाहत रखते हो? मरते हुए सैनिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी आंखों में किसी अज्ञात तीव्र भावना के साथ युवा दास को देख रहा था। सनी ने आह भरी। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। आखिरकार मैंने तुम्हें मरते हुए देखने का वादा किया था। ये कहते हुए वह आगे झुका और अपनी टूटी हुई तलवार की धार से उस बूढ़े का गला रेत दिया, फिर उसे फेंक दिया। सिपाही छटपटाया, अपने ही खून में डूब गया।
उसकी आंखों के भाव बदल गए। क्या ये कृतज्ञता थी या नफरत? सनी को समझ नहीं आया। भ्रम हो या न हो, किसी इंसान को मारने का यह उसका पहला मौका था। सनी को लगा कि उसे अपराध बोध या डर होगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अच्छा हो या बुरा, असल दुनिया में उसकी क्रूर परवरिश ने उसे इस पल के लिए अच्छी तरह तैयार कर दिया था। वह चुपचाप बूढ़े आदमी के पास बैठा रहा और इस अंतिम यात्रा में उसका साथ देता रहा। थोड़ी देर बाद जादूगर की आवाज उसके कान में फुसफुसाती हुई आई। आपने एक निष्क्रिय मानव को मार डाला है, नाम अज्ञात है। सनी सिहर उठी। ओह, ठीक है, जहां तक जादू की बात है, लोगों को मारना भी एक उपलब्धि है। वेबटून और ड्रामा में आमतौर पर ऐसा नहीं दिखाया जाता। उसने इस बात को ध्यान में रखा और उसे दूर रख दिया। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, स्पेल ने बोलना अभी बंद नहीं किया था। आपको एक स्मृति प्राप्त हुई है। सनी ठिठक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, चलो, मुझे कुछ अच्छा दो। स्मृतियाँ कुछ भी हो सकती थीं, हथियारों से लेकर जादुई वस्तुओं तक। किसी निष्क्रिय शत्रु से प्राप्त स्मृति बहुत शक्तिशाली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक वरदान होती, भारहीन और अदृश्य। एक छोटे से विचार से शून्य से भी बुलाई जा सकने वाली स्मृति अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होती। इसके अलावा भौतिक वस्तुओं के विपरीत, वो उसे अपने साथ वास्तविक दुनिया में वापस ला सकता था। बाहरी इलाके में ऐसी किसी चीज के होने के फायदे को कम करके आंकना मुश्किल था। एक हथियार, मुझे एक तलवार दो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। एक मेमोरी सिल्वर बेल प्राप्त हुई। सनी ने निराश होकर आह भरी। खैर, मेरी किस्मत से, मैं क्या उम्मीद कर रहा था। फिर भी इस चीज की जांच पड़ताल करना जरूरी था। हो सकता है कि इसमें कोई शक्तिशाली जादू हो, जैसे विनाशकारी ध्वनि तरंगे भेजना या आने वाले प्रक्षेप्य को पीछे हटाना। सनी ने रून्स को याद किया और सिल्वर बेल शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी घंटी की छवि उभरी, जिसके नीचे कुछ शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति थी। चांदी की घंटी, किसी खोए हुए घर की एक छोटी सी निशानी, जो कभी अपने मालिक को सुकून और खुशी देती थी। इसकी स्पष्ट ध्वनि मीलों दूर से सुनी जा सकती है। यह क्या बकवास है, सनी ने निराश होकर सोचा। उसकी पहली याददाश्त लगभग बेकार साबित हुई। उसके पास मौजूद बाकी सब चीजों की तरह उसे अब लगभग समझ आने लगा था कि जादू उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। बात नहीं। सनी ने रूनों को हटा दिया और फिर मृत व्यक्ति का फर वाला लबादा और गर्म, मजबूत चमड़े के जूते उतारने में लग गया। एक अधिकारी होने के नाते इन कपड़ों की गुणवत्ता साधारण सैनिकों से कहीं बेहतर थी। इन्हें पहनने के बाद उस युवा दास को दुर्स्वप्न शुरू होने के बाद पहली बार गर्मी का एहसास हुआ, अलाव के पास बिताए गए उस थोड़े से समय को ध्यान में रखे बिना। बहुत बढ़िया, उसने सोचा। लबादा थोड़ा खून से सना हुआ था, लेकिन सनी भी खून से सना हुआ था। उसने चारों ओर देखा, अपनी गहरी आंखों से अंधेरे के पर्दे को आसानी से भेदते हुए। हीरो और स्कॉलर अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। शिफ्टी को सर्दियों के कपड़े ढूंढने थे, लेकिन वह लालच से मरे हुओं की उंगलियों से अंगूठियां उतार रहा था। उन्हें नजरअंदाज करते हुए सनी झिझका, ये सोचकर कि क्या उसने वाकई सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है। उसके साथी अविश्वसनीय थे। भविष्य बहुत अनिश्चित था। दुर्स्वप्न को पार करने की शर्तें भी एक रहस्य बनी हुई थी। उसका कोई भी निर्णय अधिक से अधिक एक जुआ ही होता। फिर भी यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसे कुछ तो बनाना ही था। सोचने में और अधिक समय बर्बाद न करते हुए सनी ने झंडे उठाए और आह भरी। तारानकन तारानकन तारानकन। बाकी रात वे अलाव से पीठ टिकाए बैठे, डरी हुई रात को घूरते रहे। थकान के बावजूद किसी को नींद नहीं आ रही थी। यह आशंका बहुत भयावह थी कि तानाशाह वापस आकर उन 4 बचे हुए लोगों को मार डालेगा। केवल हीरो ही ठीक लग रहा था। वह नाचती हुई लपटों की तेज रोशनी में शांतिपूर्वक अपनी तलवार तेज कर रहा था। धार पर सान के पत्थर के रगड़ने की आवाज किसी तरह से राहत देने वाली थी। भोर होते ही, जब सूरज ने आलस से हवा को गर्म करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने पास इकट्ठा की गई सारी सामग्री को लाद लिया और ठंड में निकल पड़े। सनी ने पीछे मुड़कर देखा, आखिरी बार पत्थर के चबूतरे को निहारा। वह उस जगह से आगे निकल गया था जहां गुलामों का कारवां खत्म होने वाला था। आगे क्या होने वाला था, कोई नहीं बता सकता था। अध्याय 9 इच्छाधारी सोच। वहां एक समस्या थी। वे सड़क के रास्ते पहाड़ी दर्रे तक और फिर उसे पार करके रात होने से पहले नरसंहार स्थल से जितना हो सके दूर जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि सड़क अब नहीं बची थी। पिछले महीनों में, या शायद कल ही, किसी समय एक भयानक चट्टान गिरी,
जिससे संकरी सड़क के कई हिस्से नष्ट हो गए और उसके बाकी हिस्से पार करने लायक नहीं रहे। सनी एक विशाल खाई की कगार पर खड़ा था, नीचे देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। अब क्या करें? स्कॉलर की आवाज़ उसके फर वाले लबादे के कॉलर से दब गई। उसका चेला शिफ्टी गुस्से से इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र सनी पर रुक गई, अपनी भड़ास निकालने के लिए एक उपयुक्त शिकार। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें क्या करना है। कुछ बेकार सामान हटाओ। उसने सनी के बढ़िया जूतों पर नज़र डाली और हीरो की ओर मुड़ा। सुनिए महाराज, वह लड़का बहुत कमज़ोर है। वह हमें धीमा कर रहा है और वह अजीब भी है। क्या वह आपको डरा नहीं रहा? युवा सैनिक ने आलोचनात्मक भाव से उत्तर दिया, लेकिन शिफ्टी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। देखो देखो, वह मुझे कैसे घूर रहा है। भगवान की कसम, जब से वह कारवां में शामिल हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। शायद बूढ़ा आदमी सही था, लड़के को छाया देवता का श्राप है। सनी ने अपनी आंखें घुमाने से बचने की कोशिश की। ये सच था कि वह बदकिस्मत था, हालांकि पूरी सच्चाई शिफ्टी की बातों के बिल्कुल उलट थी। ऐसा नहीं था कि उसने गुलामों के कारवां पर दुर्भाग्य लाया था, बल्कि वह यहाँ इसलिए पहुंचा था क्योंकि कारवां शुरू से ही बर्बाद था। विद्वान ने अपना गला साफ किया। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जो भी हो, क्या हमें उससे छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए? वैसे भी वह ज्यादा दिन नहीं चल सकता। स्कॉलर ने सनी को अजीब नजरों से देखा। शायद सनी को घबराहट हो रही थी, लेकिन बुजुर्ग गुलाम की आंखों में थोड़ी सी गणनात्मक ठंडक दिख रही थी। आखिरकार स्कॉलर ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा जल्दबाजी मत करो मेरे दोस्त, हो सकता है कि वह लड़का बाद में काम आ जाए। लेकिन हीरो ने अंततः बात की और उनके झगड़े को समाप्त कर दिया। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। वह कब तक सहन कर पाएगा, इसकी चिंता आप खुद करें। शिफ्टी ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन फिर हाथ हिला दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करें? चारों ने टूटी हुई सड़क को देखा, फिर पहाड़ की ढलान पर और आखिर में ऊपर, जहां गिरते पत्थरों से एक खड़ी चट्टान की दीवार टूट गई थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्कॉलर आखिरकार बोला, दरअसल पुराने जमाने में पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। कभी कभी तीर्थयात्री इसका इस्तेमाल करते थे। बाद में साम्राज्य ने रास्ते के कुछ हिस्सों को चौड़ा कर दिया और उसके ऊपर एक अच्छी सड़क बना दी, जो अब चोटी की बजाय पहाड़ी दर्रे की ओर जाती है। जाहिर है। उसने ऊपर देखा। मूल पथ के अवशेष अभी भी कहीं न कहीं हमारे ऊपर मौजूद होंगे। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम सड़क के उस हिस्से तक वापस पहुंच सकेंगे जहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हर कोई उसकी निगाहों का पीछा कर रहा था और उस खतरनाक ढलान पर चढ़ने की संभावना से बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, हीरो को छोड़कर, जो एक सन की तरह शांत बना हुआ था। चट्टान गिरने के कारण ढलान अब लगभग खड़ी दीवार जैसी नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी ढलान काफी तीव्र थी। शिफ्टी सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे। उस पर चढ़ो, क्या तुम पागल हो? विद्वान ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? किसी ने नहीं किया। थोड़ी तैयारी के बाद उन्होंने चढ़ाई शुरू की। शिफ्टी और स्कॉलर जिद करके उन हथियारों को उठाए रहे जो उन्होंने मृत सैनिकों के शरीर से उठाए थे, लेकिन सनी ने थोड़े अफसोस के साथ अपनी नई मिली छोटी तलवार वहीं छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह चढ़ाई उनकी सहनशक्ति की सीमा का इम्तिहान लेने वाली थी। तलवार अभी उतनी भारी नहीं लग रही होगी, लेकिन हर अतिरिक्त ग्राम वजन जल्द ही 1 टन जैसा लगने वाला था। समूह का सबसे कमजोर सदस्य होने के नाते वह पहले से ही बराबरी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। कुछ किलो लोहा कम करना ही सही कदम था। पहाड़ी रास्ते पर कंधे पर रसद का बोझ लिए चलना तो पहले से ही काफी मुश्किल था, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना तो मानो एक यातना ही साबित हुआ। आधे घंटे बाद ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मांसपेशियां पिघल जाएंगी और उसके फेफड़े फटने के कगार पर होंगे। दांत भींचते हुए सनी आगे और ऊपर बढ़ता रहा। उसे लगातार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि उसे अपने कदमों पर भी ध्यान रखना है। इस अस्थिर बर्फीली ढलान पर एक भी चूक किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरकर मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी थी। कुछ सुखद बात सोचो, उसने सोचा, लेकिन वह कौन से सुखद विचार मन में ला सकता था? कुछ और सोच पाने में नाकाम रहने पर सनी ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि इस परीक्षण के अंत में उसे क्या इनाम मिलने वाला है। प्रथम दुष्स्वप्न का वरदान मंत्र द्वारा जागृत व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। जरूर बाद के परीक्षण उन्हें और भी क्षमताएं प्रदान कर सकते थे और उनकी शक्ति में काफी सुधार ला सकते थे, लेकिन ये पहला परीक्षण ही था जिसने ये निर्धारित किया कि एक जागृत व्यक्ति क्या भूमिका निभा पाएगा,
उसकी क्षमता कितनी महान होगी और उसे क्या कीमत चुकानी होगी। और तो और उसे स्वप्न लोक में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी उपकरण भी दिए। प्रथम दुस्वप्न वरदान का मुख्य लाभ सरल था, फिर भी संभवतः सबसे महत्वपूर्ण, अपना परीक्षण पूरा करने के बाद आकांक्षियों को आत्मा कोर को समझने और उनके साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान की जाती थी। आत्मा कोर व्यक्ति के पद और शक्ति का आधार थे। आपका कोर जितना मजबूत होगा, आपकी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। दुस्वप्न प्राणियों के लिए भी यही बात लागू होती थी, एक घातक चेतावनी के साथ कि मनुष्यों के विपरीत उनके पास कई कोर हो सकते थे। एक तुच्छ जानवर के पास केवल एक होता था, लेकिन पर्वतीय राजा जैसे अत्याचारी के पास 5 होते थे। संयोगवश अपने सोल कोर को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका स्वप्न लोक के अन्य निवासियों की लाशों से इकट्ठा किए गए सोल शॉर्ड्स का सेवन करना था। यही कारण है कि जागृत लोग मृत्यु के जोखिम के बावजूद शक्तिशाली दुस्वप्न प्राणियों से लड़ने के लिए आगे आए। दूसरा लाभ कम सीधा था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण था। प्रथम दुस्वप्न पूरा करने के बाद आकांक्षी स्वप्नदर्शी के पद पर आसीन हो जाते थे, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में स्लीप कहा जाता था, और उन्हें स्वप्न लोक में प्रवेश मिल जाता था। वे परीक्षण पास करने के बाद पहली शीतकालीन संक्रांति पर उसमें प्रवेश करते थे और तब तक वहीं रहते थे जब तक कोई निकास न मिल जाए। इस प्रकार वे पुनर्तः जागृत हो जाते थे। प्रथम दुस्वप्न पूरा करने और स्वप्न लोक में प्रवेश करने के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण और खुद को तैयार करने का आखिरी मौका होता था। सनी के मामले में यह समय लगभग 1 महीने का था, जो कि बहुत बुरा था। और फिर अंतिम लाभ था, जो परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अद्वितीय था। पहला पहलू क्षमता। यही वह जादुई शक्ति थी जिसने जागृत को सांसारिक मनुष्यों से ऊपर उठा दिया। पहलू क्षमताएं विविध, अद्वितीय और शक्तिशाली थीं। कुछ को प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता था, जैसे युद्ध, जादू और उपयोगिता, लेकिन कुछ तो कल्पना से भी परे थीं। अपनी क्षमताओं की शक्ति से लैस जागृत दुनिया को दुस्वप्न जीवों की बाढ़ से बचाने में सक्षम था। हालांकि उस शक्ति के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। अपनी पहली योग्यता के साथ प्रत्येक जागृत व्यक्ति को एक दोष भी प्राप्त होता था, जिसे कभी कभी प्रतिदोष कहा जाता था। ये दोष योग्यताओं की तरह ही विविध थे, जो तुलनात्मक रूप से हानिरहित से लेकर अपन करने वाले या कुछ मामलों में घातक भी थे। मुझे आश्चर्य है कि एक मंदिर के दास को किस प्रकार की योग्यता प्राप्त होगी, सनी ने सोचा, अपनी संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं। दूसरी ओर दोषों का विकल्प लगभग असीमित प्रतीत होता है। आशा है कि इस उपद्रव के अंत में मेरा पहलू विकसित होगा, या इससे भी बेहतर, पूरी तरह से बदल जाएगा। यदि आकांक्षी ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसके दिए गए पहलू के प्रारंभिक विकास से गुजरने की संभावना थी। पहलुओं को आत्मा कोर की तरह संभावित शक्ति और दुर्लभता के आधार पर रैंक किया गया था। सबसे निचली रैंक को निष्क्रिय कहा जाता था, उसके बाद जागृत, आरोही, पारलौकिक, सर्वोच्च, पवित्र और दिव्य रैंक थे। हालांकि किसी ने भी अंतिम रैंक को कभी नहीं देखा है। इस मंत्र ने मुझे जितनी मुसीबतों से गुजारा है, अगर इसमें जरा भी विवेक है तो मुझे कम से कम एक जागृत पहलू तो देना ही होगा, है ना? या शायद एक आरोही पहलू भी। अंततः एक सच्चा नाम पाने की एक छोटी सी संभावना थी, कुछ ऐसा जो जादू द्वारा अपने पसंदीदा जागृत व्यक्ति को दी जाने वाली मानद उपाधि जैसा था। नाम का अपने आप में कोई फायदा नहीं था, लेकिन हर प्रसिद्ध जागृत व्यक्ति के पास एक नाम जरूर होता था। इसे उत्कृष्टता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता था। हालांकि अपने पहले दुस्वप्न के दौरान सच्चा नाम पाने वाले लोगों की संख्या इतनी कम थी कि सनी ने इसके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझा। उत्कृष्टता की किसे जरूरत है? मुझे शक्ति दो, उन्होंने यह महसूस करते हुए कोसा कि इस इच्छाधारी सोच ने उन्हें और अधिक उदास और क्रोधित कर दिया है। शायद मुझे सपने देखने से एलर्जी है। इस तरह की एलर्जी वास्तव में विडंबनापूर्ण होगी, ये देखते हुए कि उसे अपने शेष जीवन का आधा हिस्सा स्वप्न लोक में बिताना था। यदि वह वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित भी रहता है तो। हालांकि सनी का यह मानसिक प्रलाप पूरी तरह से बेकार नहीं था। अपने पैरों के नीचे फिसलन भरी चट्टानों से ऊपर देखते हुए उसने पाया कि सूरज पहले से ही काफी नीचे था, और सोचने पर हवा भी काफी ठंडी लग रही थी। कम से कम इससे मुझे समय गुजारने में मदद मिली, सनी ने सोचा। रात करीब आ रही थी। अध्याय 10। पहला आदमी नीचे। जब तक उन्होंने रुकने का फैसला किया, सनी बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका था। घंटों ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ढलान पर चलने के बाद उसका शरीर लगभग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हालांकि सबको हैरानी हुई जब शिफ्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब लग रही थी। उस दुष्टदास की आंखें धुंधली और बेतरतीब थीं,
बेमतलब इधर उधर भटक रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई और उथली थीं, मानो कोई चीज़ उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रही हो। वह बुखार से पीड़ित और अस्वस्थ लग रहा था। जैसे ही हीरो को शिविर के लिए उपयुक्त जगह मिली, शिफ्टी जमीन पर गिर पड़ा। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्हें गुस्से में गालियां देने की आदत नहीं थी, जिसकी उन्हें पहले से ही आदत हो गई थी। गुलाम खामोश और निश्चल पड़ा था, सिर्फ उसकी छाती की हरकतें ही बता रही थीं कि वह अभी भी जिंदा है। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथ से अपना फ्लैगन खोला और लालच से कुछ बड़े घूंट पी लिए। अपना पानी बचा कर रखें, हीरो ने कहा। उसकी सामान्यतः गंभीर आवाज में चिंता की झलक आ गई। इन शब्दों की परवाह न करते हुए शिफ्टी ने और अधिक पी लिया और बोतल पूरी तरह खाली कर दी। विद्वान भी उससे ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा था। कठिन चढ़ाई ने बुजुर्ग दास को भारी नुकसान पहुंचाया। असहनीय ठंड के बावजूद वो पसीने से तर था, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गंभीर भाव थे। तीनों में सबसे कमजोर होने के बावजूद सनी किसी तरह सबसे बेहतर स्थिति में पहुंचने में कामयाब रही। क्या हम पानी खत्म होने पर बर्फ को पिघला नहीं सकते? हीरो ने स्कॉलर को एक जटिल नज़र से देखा। ऐसा समय भी आ सकता है जब हम आग नहीं जला सकेंगे ताकि अवांछित ध्यान आकर्षित न हो। किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उन्हें किसका ध्यान भटकाना है। माउंटेन किंग की भयावहता की यादें अभी भी उनके जहन में ताज़ा थीं। खुशकिस्मती से आज हीरो पहाड़ की दीवार में एक सनकरी चट्टान के पीछे एक प्राकृतिक कोना ढूंढने में कामयाब हो गया था। आग चट्टानों से अच्छी तरह छिपी हुई थी, जिससे वे बिना किसी डर के उसकी गर्मी का आनंद ले पा रहे थे। कोई भी बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उन्होंने बस आग के ऊपर बेल के मांस के टुकड़े भून लिए और चुपचाप खाना खाने लगे। जब तक आसमान पूरी तरह काला हो गया, शिफ्टी और स्कॉल अपने अपने बुरे सपनों में खोकर सो चुके थे। हीरो ने अपनी तलवार निकाली और चट्टान के किनारे की ओर बढ़ा। तुम भी आराम करने की कोशिश करो, मैं पहली घड़ी ले लूंगा। सनी ने उसे सिर हिलाया और पूरी तरह थककर आग के पास लेट गया। सपने में सो जाना उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये बिल्कुल साधारण सा निकला। जैसे ही उसका सिर जमीन पर टिका, उसकी चेतना अंधेरे में खो गई। बस एक सेकंड के बाद ही किसी ने उसे धीरे से हिलाकर जगा दिया। बेसुध और भ्रमित सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं और आखिरकार उसने देखा कि हीरो उसके ऊपर मंडरा रहा है। ये दोनों ज्यादा ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें संभलने के लिए कुछ समय दिया जाए। आग को बुझने न दें और सूरज उगने पर हमें जगा दें, वरना अगर कोई जानवर आ जाए। सनी चुपचाप उठा और हीरो के साथ स्थान बदल लिया, जिसने आग में कुछ लकड़ियां डाली और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों तक वह अकेला रहा। आसमान काला था, धुंधले तारे और नवजात चांद का एक तेज अर्धचंद्र। हालांकि उसकी रोशनी पहाड़ पर छाए अंधेरे को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ सनी की आंखें ही ऐसा कर पा रही थीं। वह चुपचाप बैठा नीचे की ओर देख रहा था कि वे किस रास्ते से आ रहे हैं। हालांकि वे पिछले दिन काफी ऊंचाई तक चढ़ गए थे, फिर भी उसे दूर सड़क का किनारा दिखाई दे रहा था। वह उसे उस पत्थर के चबूतरे तक भी ले जा सकता था जहां तानाशाह से लड़ाई हुई थी। पत्थरों पर बिखरे छोटे छोटे बिंदु गुलामों के मृत शरीर थे। जब वह उन्हें देख ही रहा था, तभी एक काली आकृति चट्टान के नीचे से धीरे धीरे मंच पर रेंगती हुई आई। कुछ देर तक वह बिना हिले डुले आगे बढ़ी और अपने पंजों से जमीन को रगड़ने लगी। जब भी उसका पंजा किसी लाश पर लगता, तानाशाह उसे पकड़कर अपने जबड़े में दबा लेता। हवा के झोंके से सनी के कानों में हड्डियों के चटकने की धीमी आवाजें गूंजने लगी। वह चौंका, गलती से एक छोटा सा पत्थर किनारे से नीचे गिर गया। वह नीचे गिरा, ढलान से टकराया और फिर लुढ़क गया, जिसके साथ कुछ और पत्थर भी नीचे गिर गए। इन गिरते पत्थरों की आवाज खामोश रात में गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। बहुत नीचे तानाशाह ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे सनी की ओर देखने लगा। सनी एकदम से डर गया। उसे जरा सी भी आवाज निकालने में डर लग रहा था। कुछ देर के लिए तो वह सांस लेना भी भूल गया। तानाशाह उसे घूर रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। कुछ यातनापूर्ण क्षण बीते, हर पल अनंत काल जैसा लग रहा था। फिर तानाशाह शांति से मुड़ गया और मरे हुए गुलामों को खाना जारी रखा, मानो उसने सनी को देखा ही न हो। यह अंधा है, सनी को अचानक समझ आ गया। उसने गहरी सांस ली और चौड़ी आंखों से पर्वतराज को देखा। ये सच था, वह प्राणी देख नहीं सकता था। पहले जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए उसे अपने अंदाजे पर और भी यकीन होता गया। वो दूधिया, भावहीन आंखें। जरा सोचो तो, उसने तानाशाह को उन्हें हिलाते हुए कभी नहीं देखा।
और जब सनी गाड़ी को चट्टान से नीचे धकेल रहा था, तब तानाशाह ने तभी कोई प्रतिक्रिया दी जब गाड़ी जोर जोर से चट्टानों से रगड़ते हुए नीचे गिरने लगी थी। बिल्कुल, अब सब कुछ समझ में आ रहा था। तारानकन तारानकन तारानकन। भोर होते ही सनी ने बाकियों को जगा दिया था। हीरो को उम्मीद थी कि पूरी रात सोने से शिफ्टी और स्कॉलर को कुछ फायदा होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। किसी तरह दोनों गुलाम पहले से भी बदतर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कल की चढ़ाई ने स्कॉलर को बहुत ज्यादा थका दिया था। हालांकि शिफ्टी की हालत सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं समझी जा सकती थी। वह बेहद पीला और कांप रहा था। उसकी आंखें आधी बेहोश थीं और चेहरे पर एक खोया हुआ भाव था। उसको क्या हुआ है? स्कॉलर, जो स्वयं भी बहुत अच्छा नहीं था, ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये पर्वतीय बीमारी हो सकती है। यह अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। उसकी आवाज़ कर्कश और कमज़ोर लग रही थी। मैं ठीक हूँ, बेवकूफ़ों, मेरे सामने से हट जाओ। शिफ्टी को पूरा वाक्य बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जोर देकर कहा कि वह ठीक है। हीरो ने भौहें चढ़ाईं और फिर उस विद्रोही गुलाम को जो सामान ढोना था, उसमें से ज्यादातर सामान ले लिया और फिर उसे अपने बोझ में डाल लिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने कुछ सनी को भी दे दिया। क्या जब हम सो रहे थे तब कुछ हुआ? सनी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। राक्षस ने मृतकों को खा लिया। युवा सैनिक की भौहें गहरी हो गईं। आपको कैसे मालूम? मैंने सुना है। हीरो किनारे की ओर बढ़ा और नीचे देखने लगा। दूर पड़े पत्थर के चबूतरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। लगभग 1 मिनट बाद उसने अपना जबड़ा भींच लिया, पहली बार अनिश्चितता के संकेत देते हुए। तो फिर हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। अगर उस जीव के सारे शरीर खत्म हो गए, तो वह अगली बार हमारे पास आएगा। हमें रात होने से पहले उस पुराने रास्ते को ढूंढना होगा। डरे और निराश होकर वे फिर से आगे बढ़े और चढ़ाई जारी रखी। सनी धीरे धीरे अतिरिक्त भार के बोझ तले दब रहा था। शुक्र है कि शिफ्टी और स्कॉलर ज्यादातर पानी पी चुके थे, जिससे पानी थोड़ा हल्का हो गया था। यह नरक है, उसने सोचा। वे और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। सूरज उनके साथ साथ चढ़ रहा था, धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। न कोई बातचीत, न कोई हंसी, बस सांसें तेज थीं। चारों बचे हुए लोग अपने अपने कदमों और पैरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि शिफ्टी लगातार पीछे छूटता जा रहा था। उसकी ताकत उसका साथ छोड़ रही थी। और फिर किसी समय सनी ने एक हताश चीख सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उसे बस एक घबराया हुआ चेहरा दिखाई दिया। तभी शिफ्टी पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका पैर बर्फ से ढकी एक चट्टान पर फिसल गया। वह जमीन पर जोर से गिरा और लुढ़क गया, फिर भी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जगह पर जड़वत और शक्तिहीन, वे बस देख सकते थे कि उसका शरीर ढलान से नीचे गिर रहा है और चट्टानों पर खून के निशान छोड़ रहा है। हर पल के साथ शिफ्टी एक इंसान से कम और एक चित्रे की गुड़िया जैसा ज्यादा लग रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद वह अंततः रुक गया और टूटे हुए मांस के ढेर में एक बड़े उभरे हुए पत्थर के ऊपर जा गिरा। शिफ्टी मर चुका था।